सर दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके थे, लूसेंट का सीरीज चल रहा है, जो कि बिहार एसएससी हो गया, बिहार पुलिस मद्य निषेध हो गया, फिर बिहार टीचर एग्ज़ाम का हो गया। सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, जहाँ तक हम लोग शुरुआत किए थे वनस्पति विज्ञान से, और यहाँ से हम लोग पढ़ते पढ़ते यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। हम लोग पढ़ने वाले हैं पुष्पोद्भिद फूल वाला पौधा, ठीक ना। फूल वाला पौधा जिसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, फूल फल जड़ ये सब विकसित होता है, ठीक ना। देखिएगा, तो इस समूह के पौधों में पूर्ण विकसित होते हैं। क्या होते हैं, इस सब के पौधे जो होते हैं पूर्ण विकसित पाए जाते हैं। इस समूह के सभी पौधों में फूल फल तथा बीज मिलता है। क्या मिलता है? फल भी मिलता है, फूल भी मिलता है और बीज भी मिलता है सब। लेकिन पीछे हम लोग जो देखे थे उसमें ये सब नहीं पाया जाता था, नहीं ना पाया जाता था। तो देखिए, इस समूह के पौधों को दो उप समूह में बांट सकते हैं, नग्न बीजी और आवृत बीजी। क्या क्या? नग्न बीजी और आवृत बीजी। नग्न बीजी क्या होता है, तो इनके पौधे वृक्ष, झाड़ी, आरोही के रूप में होते हैं। इनके पौधे कैसे होते हैं, तो वृक्ष होता है, झाड़ी और आरोही के रूप में ये पाए जाते हैं। पौधे काष्ठीय होते हैं, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। पौधे कैसे होते हैं? काष्ठीय, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। तो नग्न बीजी मतलब क्या हो गया, मतलब कि जो बीज है वो क्या रहता है, वो नंगा रहता है, मतलब वो उसमें आवरण नहीं रहता है। क्या रहता है? उसमें आवरण, कवर नहीं रहता है बीज में। और जो है आवृत बीजी का मतलब हो गया, जिस जो बीज है उसमें क्या रहता है, उसमें आवरण, कवर रहता है। तो यही अंतर, मेन अंतर हम लोग देखते हैं। तो नग्न बीजी में देखिए क्या कह रहा है कि इनके पौधे वृक्ष, झाड़ी, आरोही के रूप में होते हैं, ठीक है। पौधे काष्ठीय होते हैं। काष्ठीय में लंबा लंबा बड़ा बड़ा पौधा होता है, उसका मोटा मोटा लकड़ी होता है। बहुवर्षीय और लंबा लंबा लिख रहा है ना। इसकी मूसला जड़ भी होती है, पूर्ण विकसित होती है। मूसला जड़ जो ज़मीन में रहता है, मोटा सा। परागण की क्रिया वायु के द्वारा होती है। इसमें जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वायु के माध्यम से होता है। परागण मतलब वही निषेचन है ना, फूल में जो परागण होता है वही। आगे देखिए, ये मरुद्भिद जो है, ये मरुद्भिद होते हैं। क्या होते हैं? ये मरुद्भिद होते हैं। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा जो होता है, सिकोया सेम्पर वीरेंस था। वनस्पति जगत में देखा जाए सबसे ऊंचा पौधा कौन सा हो गया, तो सिकोया का पौधा। किसका पौधा? सिकोया सेम्पर वीरेंस का पौधा। सिकोया सेम्पर वीरेंस का पौधा सबसे ऊंचा अभी तक ले मिल चुका है वनस्पति जगत में। इसी के अंतर्गत आता है, इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। कितना है? 120 मीटर। समझ रहे हैं? बाप रे, 120 मीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। देखिए, कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी इसको हम लोग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा जो हो गया वो जैमिया पिग्मिया हो गया। सबसे बड़ा तो हम लोग देख लिए कि सिकोया सेम्पर वीरेंस 120 मीटर का होता है, लेकिन सबसे छोटा आवृत बीजी देखा जाए, अनावृत बीजी पौधा देखा जाए तो हो जाएगा जैमिया पिग्मिया। क्या हो जाएगा? जैमिया पिग्मिया। सबसे छोटा जैमिया पिग्मिया, सबसे बड़ा ऊंचा 120 मीटर का कौन सा हो जाएगा, तो सिकोया सेम्पर वीरेंस या फिर कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जीवित जीवाश्म साइकस हो गया हमारा, जीगो वाइलोवा, बाइलोवा या फिर मेटा सिकोया। क्या हो जाएगा? मेटा सिकोया। तो ये हमारा जीवित जीवाश्म पौधा होता है। साइकस हो गया, जिंगो बाइलोवा हो गया, मेटा सिकोया, ये सब हमारा क्या हो जाएगा? जीवित जीवाश्म पौधा हो जाएगा। किसमें आता है, तो नग्न बीजी में आता है, जिम्नोस्पर्म में आता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। जिम्नोस्पर्म में आता है, नग्न बीजी में आता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। जो साइकस है, साइकस के जो बीजांड है और नर युग्मक जो पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं, किसका होते हैं? साइकस का। साइकस का जो है बीजांड और नर युग्मक पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं साइकस का, ध्यान में रखिएगा, साइकस का, है ना। तो हम लोग साइकस के बारे में देख रहे थे, और आगे देखते हैं सिकोया और साइकस में आप थोड़ा कन्फ्यूज नहीं होइएगा, है ना। सिकोया सेम्पर वीरेंस 120 मीटर ऊंचा हो गया हमारा, कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया जिसको बोलते हैं। साइकस हो गया जो हमारा, साइकस के जो बीजांड होते हैं और नरयुग्मक जो होते हैं पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। पाइनस के परागण इतनी तादाद में होते हैं कि पीले बादल जैसा बन जाते हैं। जो पाइनस का पेड़ है उसका जो परागर होता है, परागर मतलब जो हम लोग फूल में देखते हैं ना, जो पीला पीला कलर का, जो हम लोग शरीर में कभी कभी टच होता है तो लग जाता है पीला पीला कलर का, वही परागर होता है। वही उसी से क्या होता है, निषेचन होता है ना। एक तरफ से देखा जाए तो क्या हो गया, वो मेल का बीज हो गया, जैसे कि क्या होता है, फर्टाइल होता है ना। तो वही परागण होता है हमारा, है ना, जो परागकोश से निकलता है परागण। तो इतना मात्रा में ये परागण निकल जाता है पाइनस के पौधा से कि लगता है कि आसमान में पीला पीला बादल उड़ रहा है ना। वो तो हल्का होता है, उड़ता ही है। देखिए आगे अब देखते हैं। अब हम लोग जिम्नोस्पर्म का वार्षिक महत्व क्या है, आर्थिक महत्व। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व क्या होता है, तो भोजन के रूप में हम लोग देखते हैं, लकड़ी के रूप में, वाष्पीय तेल के रूप में, टेनिन रेजिन के रूप में हम लोग देखते हैं जिम्नोस्पर्म का, जो पेड़ का पौधा होता है उसका। तो भोजन के रूप में हम लोग जो होता है, साइकस के तनों से मंड निकाल कर हम लोग खाने वाला साबूदाना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? खाने वाला जो साबूदाना हम लोग जो खाते हैं वो किससे बनता है, तो साइकस के जो तना होता है, तना, उसी से मंड निकाल कर, तना से मतलब मंड निकाला जाता है। मंड मतलब स्टार्च, और स्टार्च निकाल कर उसी से हम लोग साबूदाना बनाते हैं। इसीलिए साइकस को हम लोग सागो पाम भी बोल देते हैं। साइकस को एक नाम क्या हो जाएगा, सागो पाम। क्या हो जाएगा? सागो पाम, सागो पाम। अब आते हैं लकड़ी के बारे में देखते हैं। तो चीड़ जो हम लोग सुने होंगे, चीड़ का जो पेड़ होता है, चीड़
चीड़ से तरपीन का तेल निकाला जाता है। चीड़ पर सेडार, लार्च, साइप्रस, सिकोया, देवदार ये सब जितने भी हैं, स्प्रू आदि लकड़ी, ये सबसे फर्नीचर बनता है। क्यों? क्योंकि इसका बड़ा बड़ा क्या होता है, एथी होता है, मतलब कि ऊंचा ऊंचा शरीर होता है इस सब का, और बड़ा बड़ा मोटा मोटा इसका लकड़ी होता है। तो सेडार हो गया, चीड़ हो गया, लार्च, साइप्रस, सिकोया, देवदार, स्प्रूस आदि ये सब क्या है, लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है। ठीक ना, ध्यान में रखिएगा। लकड़ी वाला कौन हो जाएगा, और साबूदाना वाला हमारा साइकस हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। वाष्पीय तेल किससे निकाला जाता है, तो चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल निकाला जाता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। देवदार की लकड़ी से सेंड्रस तेल निकाला जाता है, जैसा कि हम जानते हैं। देवदार की लकड़ी से कौन सा तेल, सेंड्रस तेल। चीड़ के पेड़ से कौन सा, तारपीन का तेल। और जूनीपेरस की लकड़ी से सेडकोस्टा तेल निकाला जाता है, ध्यान में रखिएगा। जो जूनीपेरस की जो लकड़ी होता है, इससे सेड स्कास्ट तेल निकाला जाता है। सेडस्कास्ट तेल किससे निकाला जाता है, जूनीपेरस की लकड़ी से सेडस्कास्ट तेल निकाला जाता है। जूनीपेरस की लकड़ी से कौन सा तेल निकाला जाता है, तो जूनीपेरस की लकड़ी से सेडकास्ट तेल निकाला जाता है। अब आते हैं टेनिन के बारे में। तो चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने में काम आता है हमारा टेनिन। ठीक ना, टेनिन का जो होता है लकड़ी, ये चमड़ा बनाने में और स्याही बनाने में काम में आता है। रेजिन क्या होता है, तो कुछ शंकु पौधों में रेजिन निकाला जाता है, जिसका प्रयोग वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में होता है। ये सब टेनिन और रेजिन जो होता है इसी पेड़ से निकाला जाता है, जो चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने के रूप में काम में आता है। ठीक ना, तो रेजिन का काम क्या होता है, तो शंकु पौधों में रेजिन निकाला जाता है। जितना भी शंकु वाले पौधे होते हैं इस टाइप के हो गए, जो शंकु वाले पौधे हो गए, तो शंकु वाले पौधों से रेजिन निकाला जाता है। और इसका प्रयोग रेजिन का क्या किया जाता है, तो वार्निश, पॉलिश करने में, पेंट आदि बनाने में रेजिन का काम किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। टेनिन करने के लिए, चमड़ा और बनाने और स्याही बनाने में काम आता है। टेनिन करने के लिए, टेनिन और रेजिन के लिए शंकु पौधा जो है पेंट करने के लिए, पॉलिश करने के लिए रेजिन का उपयोग करते हैं। वहीं स्याही बनाने के लिए, चमड़ा बनाने में कौन सा उपयोग में लाते हैं, तो टेनिन का उपयोग में लाते हैं। चलिए, इतना तो हम लोग देख रहे हैं। अब आवृतबीजी के बारे में थोड़ा भी पढ़ लिया जाए कि आवृतबीजी एंजियोस्पर्म क्या कहलाता है। तो आवृतबीजी जैसा कि हम बताए, तो जो बीज होता है उसमें कवर होता है ना, इस पौधों के कुल में। तो इस समूह के पौधों में बीज फल के अंदर ही होता है। इस समूह के पौधों में जो बीज होता है, कहाँ होता है, फल के अंदर होता है, मतलब वो कवर रहता है फल से। और इनके पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल और बीज सभी पूर्ण विकसित हो जाते हैं। इसमें सभी के सभी क्या होते हैं, पूर्ण विकसित होते हैं। उसमें जो अभी पीछे हम लोग देखे तो पूर्ण विकसित नहीं था। ठीक ना, उसमें पूर्ण विकसित नहीं था। आगे देखिएगा, इस समूह के पौधों में बीजपत्र होते हैं। क्या होते हैं, बीजपत्र, मतलब वही बीच में से फाड़ा जाएगा ना, तो दो टुकड़ा में बट जाता है, तो उसी को बोलते हैं बीजपत्र। तो इन सब उपसमूह के पौधों में बीजपत्र होते हैं। बीजपत्रों की संख्या के आधार पर पौधों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। इन जो बीजपत्र होते हैं, तो किसमें कौन कैसा होता है, उसी के आधार पर दो तरह से बांटा गया है बीजपत्र को। पहला तो एक बीजपत्री बोल देते हैं, दूसरा द्विबीजपत्री पौधा बोलते हैं। तो एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री ये क्या है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो एक बीजपत्री पौधा उसे कहते हैं, उन पौधों कहते हैं जिनके बीज में सिर्फ एक बीजपत्र होता है, मतलब बीच में सिर्फ एक ही रहेगा, उसको हम लोग बीच में से फाड़ नहीं सकते हैं। ठीक ना, इनके कुल का नाम एवं प्रमुख पौधों के नाम निम्न सारणी में नीचे दिया गया है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है लिलिएसी, जिसको लहसुन प्याज बोलते हैं। लिलिएसी मतलब लहसुन प्याज है ना, तो लिली ऐसी हमारा लहसुन प्याज को बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, तो एक बीजपत्री हो जाएगा। आप लहसुन को बीच में से फाड़ सकते हैं, नहीं ना फाड़ सकते हैं। वही मटर के दाना को बीच में से फाड़ सकते हैं। तो यही हमारा अंतर हो जाता है एक बीजपत्री द्विबीजपत्री में। तो ये प्याज हो गया, प्याज को भी बीच में से नहीं फाड़ सकते हैं। पालमी जो होता है, या सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर, ये सब जो है, इस सब को जब बीच में से फाड़ सकते हैं, नहीं फाड़ सकते, टूट जाएगा अगर ज़बरदस्ती करिएगा तो पालमी जो होता है, ये हमारा जितना भी पाल्म ऑयल हो गया, सुपारी हो गया, ताड़, नारियल, खजूर, ये एक बीजपत्री में आते हैं। और ग्रेमिनेसी में जितना होता है, हम लोग गेहूँ, मक्का, बाँस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई, ये सब जितना भी आता है, ये ग्रेमिनेसी में आता है। किस में आता है, ग्रेमिनेसी में आता है। ध्यान रखिएगा, ग्रे मतलब क्या होता है, गेहूँ को हम लोग बोलते हैं ना। तो देखिए आगे ग्रेमिनेसी जो होता है, इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, गेहूँ, मक्का, बाँस, गन्ना, है ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ और जई। पालमी में हम लोग जितना भी पाल्म ऑयल जो निकाला जाता था, मान के चलिए सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर, ये सब से, तो ये पालमी हो जाएगा। और लिलिएसी हम लोग को बस याद रखना है कि लहसुन प्याज जो भी हो गया, हम लोग लिलिएसी, लहसुन प्याज, ये सब भी क्या हो जाएगा, एक बीजपत्री में आ जाता है। चलिए, एक बीजपत्री पत्तियों में जो संवहन बंडल के समान आकार का जो कारण समानांतर शीश विन्यास है। अब आते हैं द्विबीजपत्री के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो इस वर्ग में पौधे आते हैं जिनमें हम पौधों के बीज में दो पत्र होते हैं, जैसा कि हम लोग अभी देखे थे। मटर का पौधा, इस तरह से बहुत सारा पौधा है। देखिए, इस कुल का नाम एक प्रमुख पौधों के नाम की सारणी में दी गई है, नीचे दिया गया है, देखिएगा। तो सबसे पहले होता है क्रूसीफेरी। क्या होता है, क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी में आ जाता है मूली, शलजम, सरसों। क्या क्या आता है,
मूली, शलजम, सरसों ये सब हमारा किस में आता है, तो क्रूसीफेरी में आता है। और जो ये सब सारा जो है ना, ये द्विबीजपत्री में आता है। किस में आता है, द्विबीजपत्री में आता है। मूली, शलजम, सरसों ये सब ध्यान में रखिएगा एकदम। क्रूसीफेरी है ना, मूली, शलजम, सरसों में आता है क्रूसीफेरी। मालवेसी, मालवेसी में कौन सा आता है, कपास, भिंडी और गुड़हल आता है। ये सब मालवेसी में आता है। किस में आता है, मालवेसी में। कपास, भिंडी, गुड़हल ये सब मालवेसी में आता है ना, कपास, भिंडी और गुड़हल। क्रूसीफेरी में कौन कौन सा आ रहा था, मूली, शलजम, सरसों ये सब जो है, मूली, शलजम, सरसों ये सब क्रूसीफेरी में आता है। ध्यान में रखिएगा, ये द्विबीजपत्री में आता है ना कि एक बीजपत्री में। सब समझने वाली चीज़ है। मालवेसी, कपास, भिंडी और गुड़हल में आता है। और आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा है लेग्यूमिनेसी। क्या होता है, लेग्यूमिनेसी। तो देखिए बबूल, बबूल में कांटा ऐसे कुछ, लेग, हाँ देखिए लेग में जो है कांटा चुभ गया बबूल का। किसका, लेग मतलब पैर में कांटा चुभ गया बबूल का। तो बबूल हो गया हमारा लेग्यूमिनेसी। छुई मुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली तथा सभी दलहन फसल इसमें आ जाता है। किसमें, लेग्यूमिनेसी में। तो छोड़िए, एक तो याद करने से कुछ होगा नहीं, सबको हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है ना। तो छुई मुई हो गया, कत्था हो गया, गुलमोहर हो गया, अशोक हो गया, कचनार, इमली और सभी दलहन फसल, मतलब ये सब जो होता है क्या होता है, लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा होता है। ध्यान में रखिएगा। एक तो याद हो गया बबूल कांटा से, इमली में भी कांटा होता है, ठीक ना। और हम लोग क्या देखे थे, अब बाकी कुछ नहीं होता है। चलिए, तो इसको याद रखना है। छुई मुई हो गया, इसमें भी कांटा टाइप से होता है। कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार ये सब भी ध्यान में रखिएगा। कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली तथा सभी दलहन फसल क्या होते हैं, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं। अब देखिएगा कंपोजिट। तो कम पूजा, क्या लिखा हुआ है, कम पूजा फल, कुछ हम ट्रिक लिखे थे ये भूल गए ना। कंपोजिट जो होता है ये सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डहेलिया। अच्छा, पूजा वाला जो फूल होता है, पूजा के लिए फूल, कंपोजिट। कम पूजा करो, कम पूजा करो फूल से, ऐसे हम लिखे थे। कम पूजा करो किससे, फूल से। तो सूरजमुखी के फूल से, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डहेलिया ये सब आता है कंपोजिट में। किस में आता है, कंपोजिट में है ना। कंपोजिट मतलब सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डहेलिया ये सब याद तो वैसे होगा नहीं, आपको रटना ही पड़ेगा, ये सब रटने वाला चीज़ है, ठीक ना। तो सूरजमुखी, देखिए सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डहेलिया ये सब कैसे हो जाएगा, कंपोजिट में आ जाएगा, है ना। तो कंपोजिट हम लोग देख लिए थे। पूजा करो फूल से, सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डहेलिया ये सब फूल होता है। रूटेसी में जितना होता है ना, रूट वाला पौधा, जिसमें उसमें क्या होता है, उसमें नींबू, चकोतरा, संतरा, उसमें क्या होता है, रूट जैसा मतलब नहीं होता है, रस जैसा होता है ज़्यादा। उसमें जो है हम लोग देखे होंगे, संतरा, मौसमी, बेल ये सब, नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसमी जो होता है ना, रूटेसी होता है, ठीक ना। कुकुरबिटेसी किसको बोलते हैं, तो देखिए तरबूज, खरबूज, टिंडा, कद्दू, लौकी, जो गर्मी के दिन में जो है ना, कुकुरबिटेसी है ना। तो खीरा, ककड़ी, तरबूज ये सब ज़्यादा जितना भी है कुकुरबिटेसी कुल का पौधा होता है, ठीक ना। जो गर्मी के दिन में हम लोग खाते हैं, तरबूज, खरबूजा, टिंडा, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, परवल, चिचिंदा, करेला ये सब के कुकुरबिटेसी कुल का पौधा होता है। और रूटेसी हमको कौन कौन से देखे थे, रूटेसी इसमें तो खट्टा लगता है ना, नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसमी, बेल। सोलेनेसी जो होता है ये सारा सब्जी आता है सोलेनेसी में, खा के सो जाइए मस्त। आलू, मिर्चा, बैगन का सब्जी, भकोए, धतूरा ये सब, बेलाडोना, टमाटर मिला के खा के सो जाइए सोलेनेसी में, है ना, सोलेनेसी में। रोजेसी में होता है स्ट्रॉबेरी। क्या क्या होता है, स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम। रोज़ खाइए सेब, क्या खाइए, रोज़ खाइए सेब, बादाम, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी ये सब रोज़ खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए, रोजेसी में क्या क्या आ जाएगा, स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती रोजेसी में आता है। तो ऑप्शन में दे देगा, बताइए टिंडा जो है कौन सा कुल का पौधा होता है, तो कुकुरबिटेसी कुल का पौधा होता है। बताइए टमाटर कौन सा कुल का होता है, तो खा के सो जाना है, सोलेनेसी कुल का पौधा। बताइएगा सलाद जो है, सलाद किस कुल का पौधा होता है, तो कंपोजिट का होता है। बताइएगा धतूरा, तो सोलेनेसी का होता है। ये सब आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, पादप आकारिकी क्या होता है, पादप आकारिकी, प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो आकारिकी मतलब देखिए विभिन्न पादप भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, पुष्प, फल आदि के रूप में तथा गुणों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं आकारिकी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, है ना। हिंदी थोड़ा अजीब लग रहा है, मॉर्फोलॉजी ठीक लग रहा है बोलने में। तो मॉर्फोलॉजी में इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तना, पत्ती, फूल, फल आदि सब के बारे में जो अध्ययन करते हैं इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। अकारिकी, अकारिकी, आकारिकी बोलिए, आकारिकी बोलते हैं मॉर्फोलॉजी।
ठीक ना, ध्यान में रखना है। जिसमें देखिए अब जड़ के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं हम लोग, क्या कर लेते हैं, मॉर्फोलॉजी कर लेते हैं। तो जड़ पौधों का जो अवरोही भाग होता है, अवरोही अवरोही समझ में आता है ना, अवरोही मतलब घटता, आरोही मतलब बढ़ना। तो जो मूलांकुर से विकसित होता है, ठीक ना, जड़ पौधों क्या होता है, जो मूलांकुर से विकसित होता है, ऐसे करके जड़ होता है ना जी, ऐसे करके पतला होता है, इसमें धागा 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 इसमें निकला रहता है ना। तो यही हमारा जो होता है जड़ जो होता है वो मूलांकुर का ही विकसित होता है। जड़ दो प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ ये वाला हो गया, और जिसमें जो ऐसे 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 एक ही जड़ से निकला रहता है ढेर सारा, मान के चलिए ये हो गया कोई फल, इसमें ढेर सारा निकला रहता है। और ये वाला जड़ होता है, मोटा सा रहेगा बीच में एक, ठीक ना। तो ये वाला हो जाएगा जो होता है मूसला जड़, भी आकार का जो रहता है। और जो होता है अपस्थानिक जड़ किसे कहते हैं, जो ढेर सारा गुच्छा जैसा लटका रहता है, वो हमारा हो जाता है अपस्थानिक जड़। तो देखिए जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करते हैं। प्रकाश से नीचे दूर जा रहे हैं, प्रकाश ऊपर है और वो नीचे भूमि में जा रहे हैं, तो प्रकाश से दूर ही न जा रहे हैं जड़। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग तो सब देख ही लिए थे, ये भी देख लेते हैं। जो है शंकु आकार का जो है गाजर होता है, कुंभी रूप में शलजम चुकंदर होता है, कुंभ जैसा कुंभ गोल है ना। और हम लोग तुर्क रूपी में मूली होता है, तुर्क रूपी में क्या होता है, मूली होता है तुर्क रूपी में। और शंकु आकार में गाजर होता है, ये सब भी ध्यान में रखना है। मूली कैसा होता है, मूली सीधा रहता है और धीरे से फिर नीचे हो जाता है, इससे पतला हो जाता है, ठीक ना। और जो गाजर होता है एकदम भी जैसा बना जाता है। तो देखिएगा ये तुर्क रूपी होता है और शंकु रूपी होता है। अब देखते हैं थोड़ा तना के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तना जो है बहुत ही बढ़िया है। तो वह पौधों का वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। ये प्रकाश की तरफ जाने वाला तना हो गया, प्रकाश से दूर जाने वाला जड़ हो गया। तो यह प्रांकुर से विकसित होता है। किससे विकसित होता है, प्रांकुर से विकसित होता है। यह पौधों का परोह तंत्र बनाता है। क्या बनाता है, पौधों का परोह तंत्र बनाता है, ठीक ना, ध्यान में रखिएगा। देखिए कंद, कंद जो होता है आलू इसका उदाहरण है। कंद का उदाहरण क्या हो जाएगा, कंद का उदाहरण आलू है। कंद मतलब वही कंद मतलब हमारा तना। और धन कंद किसको बोलते हैं, तो बंडा और केसर को बोलते हैं धन कंद। सलकंद किसको बोलते हैं, प्याज को बोलते हैं सलकंद। प्रकंद किसको बोलते हैं, हल्दी और अदरक को बोलते हैं प्रकंद। तो ध्यान में रख रहा है, कंद और धनकंद सलकंद प्रकंद ये सब क्या होता है, यहाँ से कन्फ्यूजन होता है बहुत ही, इसको एकदम ध्यान में रखिए। एक बार फिर से सुनिए, कंद किसको बोलते हैं, आलू हमारा कंद हो गया। धन कंद धन, बंदा केसर ये सब हमारा धन, पैसा ज़्यादा मात्रा में महंगा मिलता है, बंदा केसर। प्याज जो है सल्क कंद है, क्या है, सल्क कंद है। प्याज क्या है, उस पर सेल होता है ना, उस प्याज का जो कवर होता है सल्क होता है, उसको हटाया जाता है। तो सल्क कंद हो जाएगा प्याज। प्रकंद हो जाएगा हल्दी और अदरक, राइजोम है ना। प्रकंद माने कंद से पहले हल्दी और अदरक जो होता है प्रकंद होता है ना। प्रकंद क्या होता है, प्रकंद होता है हल्दी और अदरक। प्रकंद क्या होता है, हल्दी और अदरक होता है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। प्रकंद होता है हल्दी अदरक, कंद होता है आलू, धनकंद होता है बंडा केसर, सलकंद होता है प्याज। पत्ती के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो यह हरे रंग की होती है, ठीक ना। इसका जो है मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाना है। हरी पत्तियाँ भोजन को स्टार्च मंड के रूप में संग्रहित करती है। तो यह हरे रंग की होती है, इसका मुख्य कार्य जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाना है। और हरी पत्तियाँ भोजन के स्टार्च मंड के रूप में संग्रहित करती है। चलिए आगे देखते हैं। अब फूल के बारे में थोड़ा देखते हैं। क्या देखते हैं, फूल के बारे में देखते हैं। तो यह पौधों का जनन अंग होता है, ठीक है। इसमें पुष्प जो होता है बाह्य दलपुंज जो क्लाइक्स बोलते हैं, दलपुंज पुमंग और जायांग इसमें पाए जाते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, तो बाह्य दलपुंज पुमंग और जायांग पाया जाता है। इनमें से तो पुमंग नर जननांग व जायांग मादा जननांग है। इनमें से जो है पुमंग क्या है, नर जनन अंग है, और जायांग मादा जनन अंग है। पुमंग देखिए, पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर से परागण पाए जाते हैं। पुमंग में क्या होता है, तो एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर में परागण पाए जाते हैं। पुंकेसर में क्या पाया जाता है, पराग कण पाया जाता है। पुंकेसर में परागों का कण, परागकण जो होता है वही। जायांग देखिए, इसमें अंडप होते हैं। जायांग में क्या होता है, अंडा होता है। अंडप में 3 भाग होता है, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, ये फीमेल का हो गया पार्ट। और ऊपर पुमांग जो होता था परागण, ये जितना भी हम लोग देखे थे ये सब मेल का होता था, है ना। तो परागण सबसे पहले देखते हैं। परागकोश से निकलता है परागण और अंडप के वर्तिकाग्र में जाके पहुंच जाता है, वहाँ पर जाके निषेचन करता है। तो परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार का होता है, एगो स्वपरागण एगो परपरागण। स्वपरागण जो है कोई भी फूल है, ठीक है। ये फूल में ऐसे ऐसे रहता है ना, तो ये वाला जो है ऐसे 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 रहता है, घेरे हुए रहता है। तो जो है खुद में अगर परागण हो जाए, खुद के फूल में ही खुद के फूल से परागण हो जाए तो उसको बोलते हैं स्वपरागण। और दूसरे फूल से निकल के अगर परागण हो जा रहा है तब उसको बोलते हैं पर परागण।
समझ में आ रहा है ना। स्वपरागर परपरागर, तो देखिएगा परपरागर हो गया। निषेचन देखिए अब क्या होता है, निषेचन फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं हम लोग। तो परागनली बीजांड में प्रवेश करके बीजांड काय को भेदती हुई भ्रूणकोश तक पहुंचती है और भ्रूण परागकणों के वहाँ छोड़ देती है, जिसके बाद एक नर युग्मक का क्या हो जाता है, अंडकोशिका में संयोजन हो जाता है। इसी को हम लोग निषेचन कहते हैं। फर्टाइल हो गया परागकण के बाद। तो निषेचित अंड युग्मनज अब जाइगोट बना लेता है। जैसे हम लोग देखे हैं मनुष्य में भी ऐसा ही बना जाइगोट बनता है, मेल फीमेल का स्पर्म क्या में बन जाता है, तो अंडारों मिल के जाइगोट बनता है। सेम वैसे ही पौधों में भी होता है। तो आवृत बीजी में निषेचन जो होता है त्रिक संलयन, जबकि अन्य वर्गों में पौधों में द्विसंलयन होता है। आवृत बीजी में निषेचन कैसा होता है, त्रिक संलयन, और जबकि अन्य वर्गों में पौधा द्विसंलयन होता है। ध्यान में रखिएगा। आगे देखिएगा अनिषेक फलन, देखिए क्या होता है। अनिषेक फलन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। तो कुछ पौधों में बिना निषेचन हुए ही अंडाशय से फल बन जाता है। बताइए कोई ऐसा पौधा है जिसमें निषेचन ही नहीं हुआ, बिना निषेचने के क्या हो गया वो, तो अंडाशय से ही उसका फल बन गया। समझ में आ रहा है ना। मतलब उसमें अनिषेक हो गया। अनिषेक मतलब निषेक उसमें होबे नहीं किया, निषेचन उसमें होबे नहीं किया, बिना निषेचने का क्या हो गया वो, अनिषेक फलन जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार बिना निषेचन हुए फल के जो विकास हो गया, इसी को बोलते हैं अनिषेक फलन। ठीक ना। साधारणतः इस प्रकार के फल जो होते हैं बीज रहित होते हैं। जब निषेचन ही नहीं हुआ तो उसमें फल जो बीज होना नहीं होता है साधारणतः, वैसे तो, लेकिन साधारणतः लिखा है, साधारणतः इसमें प्रकार के फल में बीज रहित होते हैं, बीज नहीं होते हैं। तो देखिए केला, पपीता, नारंगी, अंगूर, अनानास, इस सब में बीज देखने को तो मिलता है, लेकिन पता नहीं क्यों लिखा है। केला में भी होता है, पपीता में छोटा छोटा होता है, लेकिन होता है ना जी। चलिए कोई बात नहीं, साधारणतः इस प्रकार लिखा हुआ है। फल में बीज रहित होते हैं, बड़ा बड़ा बीज नहीं होता है, लेकिन छोटा छोटा बीज होता है। बीज तो वो है ये है, उसमें मतलब ये होता है ना, बीज होता है, लेकिन वो चलिए छोड़िए, इस पर ज़्यादा बहस नहीं। तो अनिषेक फलन हम लोग इतना समझ लेते हैं। फल का निर्माण यहाँ से आता है कि बार फल का निर्माण, ठीक ना। चलिए फल का निर्माण देखते हैं कैसे होता है फलों का निर्माण। चलिए फल का निर्माण अंडाशय से होता है, ठीक है, अंडाशय से ही होगा। संपूर्ण फलों का 3 भागों में विभाजित किया गया है। एगो सरल फल, एगो देखिए छोड़िए, सरल फल के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अमरूद, केला आदि, ठीक है, अमरूद, केला आदि ये सब सरल फल हो जाता है। पुंज फल क्या होता है, तो जैसे स्ट्रॉबेरी रस भरी, जिसमें एकदम मस्त पुंज रहता है, खाने में रस रहता है, उसको जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, रस भरी हो गया, ये सब में पुंज फल इसको बोलते हैं। सरल फल मतलब सिंपल, अमरूद, केला ये सब सिंपल सरल फल हो गया। संग्रंथित फल क्या होता है, ये देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन करने वाला है। कॉम्पोजिट फ्रूट, तो कटहल और सहतूत जो होता है ये सग्रंथित फल कहलाता है, ठीक ना। कटहल और सहतूत क्या कहलाता है, सग्रंथित फल कहलाता है, कटहल और सहतूत आदि। तो देखिएगा कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। कुछ फलों में निर्माण में जो है बाहर का जो दलपुंज और पुष्पासन फूल आदि ये सब भाग लेते हैं, ऐसे फलों को बोलते हैं असत्य फल। अच्छा, जो भाग बाहर का ले रहा है, फूल और बाहर का भाग ले रहा है, उसको बोलेंगे ये असत्य है, और जो नहीं ले रहा है वो बोलेंगे वो सत्य है, मतलब पवित्र है ना, अपने भाषा में देखा जाए तो। समझिए कि जो फूल है बिना बाहर से कुछ मतलब कि फर्टाइल हुए अपने में क्या हो गया, फल बना दिया, तो वो सत्य फल कहाएगा। लेकिन जो बिना बाहर से फर्टाइल हुए, जो बाहर से फर्टाइल हो रहा है, उसको बोलेंगे असत्य फल, वो अपवित्र हो गई। ऐसा याद करने के लिए हम थोड़ा बताए हैं, ठीक ना, भूलिएगा नहीं आप लोग। तो असत्य फल क्या हो गया हमारा, फॉल्स फ्रूट किसको बोलते हैं, देखिए जिसमें सेब और कटहल असत्य फल है, ठीक ना। ये कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। तो इसमें जो है पुष्प दलपुंज और दलपुंज, बाह्य दलपुंज, इसमें जो है भाग लेता है। ऐसे फलों को हम लोग असत्य फल कहते हैं, जैसे सेब और कटहल, ठीक ना। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को टिश्यू कल्चर कहते हैं। बिना बीज के ही फल का क्या बन गया, फल विकसित हो गया, उसको बोलेंगे टिश्यू कल्चर। और यहाँ पे कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज या फिर पुष्पासन आदि ये सब भाग लेते हैं, इस फलों को हम लोग बोलते हैं असत्य फल, है ना। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है सेब, जो है सेब, ये जो है पुष्पासन, इसका खाने वाला भाग होता है पुष्पासन, मतलब इसका हम लोग जो खाते हैं ना सेब का, वो पुष्प खाते हैं, क्या खाते हैं, फूल खाते हैं। सेब का ये फूल होता है जो हम लोग खाते हैं, समझ में आ रहा है ना। नाशपाती का भी हम लोग फूल ही खाते हैं। आम का हम लोग मध्य फल भी फल खाते हैं। आम का जो हम लोग ओरिजिनल खाते हैं वो
बीच वाला, मध्य वाला फल ही खाते हैं। अमरूद का भी फल खाते हैं और उसका बीज खाते हैं, बीजांडासन। अंगूर का हम लोग फल खाते हैं और उसका भी बीजांडासन खाते हैं। पपीता का मध्य अंदर का जो फल होता है हम लोग पपीता का फल खाते हैं। लेकिन सेब और नाशपाती एक स्पेशल है, इसका हम लोग पुष्प खाते हैं, पुष्प आसन खाते हैं। जहाँ पुष्प जहाँ पे रहता है उसको बोलते हैं पुष्प आसन, ठीक ना। तो हम लोग पुष्प आसन खाते हैं, जहाँ पे फूल रहता है उसको बोलते हैं पुष्प आसन, ठीक ना। फूल तो झड़ जाता है लेकिन जो फूल रहता है आसन में, जहाँ पे घर में रहता है पुष्प आसन, उसको बोलते हैं। नारियल का हम लोग भ्रूण पोष खाते हैं। नारियल जो होता है ना, अंदर का जो है भ्रूण होता है, भ्रूण है ना। टमाटर का फल भी खाते हैं और बीजांड भी खाते हैं, बीजांडासन भी खाते हैं जहाँ पे बीज रहता है। केला मध्य फल खाते हैं, अंदर का भित्ती भी खा लेते हैं। केला का हम लोग बीज मध्य फल के साथ साथ अंतः भित्ती भी खा लेते हैं। तो इसमें से हमको यही थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है, सेब और नाशपाती। इसका हम लोग क्या खाते हैं, तो पुष्प का आसन खाते हैं, पुष्प जहाँ पे रहता है। गेहूं का भ्रूण पोष या भ्रूण खाते हैं, बीज जो होता है। काजू का पुष्प वृंत या फिर बीज पत्र खाते हैं, बीज खाते हैं हम लोग काजू का, बीज पत्र पुष्प वृंत कहते हैं। लीची का एरिल खाते हैं हम लोग, लीची का क्या खाते हैं, एरिल खाते हैं। चना का बीज पत्र खाते हैं, मूंगफली का बीज पत्र खाते हैं, भ्रूण खाते हैं। सहतूत का रसीले परिदलपुंज खाते हैं, सहतूत का रसीला। कटहल का परिदलपुंज और बीज खाते हैं, सहतूत और कटहल को याद रखिएगा। और अनानास का परिदलपुंज खाते हैं। नारंगी का जूसी हेयर खाते हैं, ठीक ना, जूसी हेयर खाते हैं। सेब कटहल हमारा असत्य फल था। सेब कटहल क्या था, हमारा असत्य फल था। दोस्तों एक बार हम आपको फिर से, थोड़ा कन्फ्यूजन था। ये जो फूल हो गया, ठीक ना, ये हमारा क्या हो गया, ये फूल हो गया, ठीक। ये जो फूल के अंदर जो होता है, इसका जो होता है भ्रूण, ठीक ना, और इसके बाहर का जो होता है, अगर ये देखिए, अगर बाहर वाला जो इसका जो है, ये बाहर वाला इस पर जो है फर्टाइल करता है, तब इसको बोलते हैं असत्य फल, ठीक है। इसमें सारा भाग लिया। लेकिन कोई कोई फूल होता है वो अपने में क्या हो जाता है, उसमें बिना फर्टाइल किए हुए उसका जो है उसका जो है जाइगोट जो है वही खुद का होता है, खुद बन जाता है फल धीरे धीरे। वही हमारा जो होता है सत्य फल कहलाता है। देखिए जैसा कि हम लोग क्या क्या देखे थे, सत्य फल में हमारा जो हो गया, हमारा अमरूद हो गया, है ना। ये सब हमारा जो है सत्य फल में आता है। और जो असत्य फल जो होता है, जिसमें जो होता है उसमें बाहर का क्या होता है, बाहर का भाग लेता है। यहाँ पे लिख रहा है ना कि दलपुंज पुष्पासन का ही जो भाग लेता है उसमें, उसको जो निषेचन करने के लिए, वो हमारा असत्य फल कहलाता है। तो ये हमारा कन्फ्यूजन जो था वो दूर कर दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं पादप उत्तक के बारे में। तो उत्तक समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। जिसका उत्पत्ति है, संरचना और कार्य, ये सब कार्य करने वाली कोशिका के समूहों को क्या कहते हैं हम लोग, तो उत्तक कहते हैं, ठीक ना। विभाज्योतकी उत्तक क्या होता है, देखिएगा। तो पौधे के वर्धी क्षेत्र, जो ग्रोविंग रीजन्स होते हैं, उसको विभाज्योतक कहते हैं। इनसे बनी संतति कोशिकाएं वृद्धि करके पौधे के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया पौधे के जीवन पर्यंत में चलती है, ठीक ना। विभाज्योतकी उत्तक के विशिष्ट लक्षण निम्न हैं। ये गोल, अंडाकार या बहुभुजाकार होते हैं। इनकी पत्तियां पतली एक सार होती है और जीवद्रव्य जो होता है वो सघन केंद्रक बड़े तथा राजधानी छोटी होती है। कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थानों का अभाव होता है। दोस्तों यहाँ पहले देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद सबको हम एक बार में समझा देते हैं। तो सबसे पहले देखिए शीर्ष विभाज्योतक क्या होता है। तो ये उत्तक जड़ों अथवा तनों के शीर्ष पर पाए जाते हैं तथा पौधों की प्राथमिक वृद्धि विशेषकर लंबाई के कारण इन्हीं के क्या करती है, इन्हीं के कारण होती है। लंबाई में वृद्धि अगर होता है तो उसको बोलते हैं शीर्ष विभाज्योतक। पार्श्व विभाज्योतक किसको बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक ना। इनमें विभाजन होने से जड़ तना के घेरे जो है वृद्धि होती है। मोटाई जो होता है ना तना का, उसको बोलते हैं पार्श्व विभाज्योतक के कारण, अर्थात इससे तना जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। अब देखिए अंतर विभाज्योतक क्या होता है, अंतर्विवेशी विभाज्योतक। तो यह वास्तव में शीर्षस्थ विभाज्योतक का ही अवशेष होता है। जो तना होता है ना, तना जो बीज के स्थायी उत्तकों के आ जाने के अलग हो गए, इसकी क्रियाशीलता में भी पौधा क्या हो जाता है, इसकी क्रियाशीलता में पौधा लंबाई में वृद्धि करता है। और यह पत्तियाँ अथवा क्या लिखा हुआ है, पर्वों के आधार पर पाया जाता है। कोई भी मान के चलिए घास है, अब घास को काट दिया जाता है, यहाँ से मान के चलिए कोई बकरी इसको खा गई, फिर नीचे से पनकता है ना, तो इसी को बोलते हैं हम लोग कौन सा शीर्ष क्या था, अंतर्वेशी विभाज्योतक, ठीक ना। तो पार्श्व विभाज्योतक जो मोटाई बनाता है, शीर्षस्थ विभाज्योतक जो लंबाई बढ़ाता है, और विभाज्योतक उत्तक के बारे में तो हम लोग पढ़ ही रहे थे। इसमें से बांटा गया था विभाज्योतक उत्तक में, ठीक ना। विभाजन करता है जो उत्तक, विभाज्योतक, शीर्षस्थ विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक और अंतर्वेशी विभाज्योतक, ये ध्यान में रखिएगा एक बार। और स्थायी उत्तक देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पढ़ते हैं, इसकी महत्ता वैसे पौधों के लिए होते हैं जिनके शीर्षाश्र शाकाहारी जानवर खा जाते हैं, जैसा अभी हमने बताया। शीर्षाग्र खा लिए जाने के कारण पौधे जो होते हैं अंतर्वेशी विभाज्योतक को सहायता से ही वृद्धि करते हैं, जैसे कि घास। स्थायी उत्तक क्या होता है, तो स्थायी उत्तक उन
परिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो चुकी होती है तथा विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभेदित हो चुकी है। देखिएगा, ये जो है ये कोशिकाएं मृत अथवा जीवित हो सकती है। ये कोशिकाएं क्या होती है? ये कोशिकाएं मृत अथवा जीवित हो सकती है। स्थायी ऊतकों की विशेषताएं, किसकी विशेषताएं? स्थायी ऊतकों की विशेषताएं। तो इसकी जो कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, इसकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ये विभाज्योतकी ऊतकों के विभाजन के पश्चात बनती है। ये विभाज्योतकी ऊतकों के विभाजन के पश्चात भी बनती है, ठीक ना, स्थायी ऊतक हो जाता है। जब विभाजन हो जाता है तो उसका जो ऊतक हो जाता है वो स्थायी हो जाता है। इसकी कोशिकाओं की आकृति, माप और संरचना निश्चित हो जाती है। इसकी जो कोशिका होती है कैसे होती है? आकृति, माप और संरचना के हिसाब से वो निश्चित एक जगह स्थिर हो जाती है। कोशिका भित्ति न तो बहुत महीन होती है और न ही बहुत मोटी होती है। इसकी कोशिकाएं बड़ी होती है एवं कोशिका द्रव्य पाया जाता है ना। अंतरकोशिकीय अंतराल मौजूद होते हैं। इसमें क्या होते हैं? अंतरकोशिकीय माने जगह जगह पे क्या होता है? स्पेस होता है। अंतरकोशिकीय अंतराल मौजूद होते हैं। कोलेन काइमा में अंतरकोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है। जो कोलेन काइमा होता है ना, कोलेन काइमा में हम लोग देखते हैं तो उसमें अंतरकोशिका स्थान नहीं पाया जाता है, ठीक ना, उसमें जगह ही नहीं रहता है, स्पेस नहीं रहता है कोलेन काइमा में। सरल ऊतक देखिए क्या होता है? सिंपल टिश्यू। तो यदि स्थायी ऊतक को एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो उन्हें हम लोग सरल ऊतक कहते हैं, यानी एक ही प्रकार के ऊतक से ही बना हुआ है। सरल स्थायी ऊतक को इसके कार्य और कोशिकीय संरचना के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है: पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक ना, ध्यान में रखिएगा। पेरेनकाइमा का यहाँ से क्वेश्चन एकदम भर के आता है। पतली सेलुलोज दीवारों के साथ गोलाकार आइसोडायमेट्रिक कोशिकाओं के साथ जीवित ऊतक को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरेनकाइमा कहते हैं। तो पेरेनकाइमा जो होता है पतली सेलुलोज दीवारों के साथ गोलाकार आइसोडायमेट्रिक कोशिकाओं के साथ जीवित ऊतक होते हैं। कोलेनकाइमा क्या होता है? तो अंडाकार या बहुभुज आकार का कोशिकाओं के साथ जीवित यांत्रिक ऊतक जिसके कोई अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है और सेलुलोज, हेमिकेलुलोज और पेप्टीन की मोटाई के साथ दीवारें होती हैं इसमें, ठीक ना। रुक्लेरेनकाइमा क्या होता है? तो मृत यांत्रिक ऊतक अत्यधिक मोटी लिग्निफाइड दीवारों के साथ लंबी पतली कोशिकाओं के साथ होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रुक्लेरेनकाइमा, है ना। आगे देखते हैं स्क्लेरेनकाइमा जो होता है तंतु पौधे के लिए मुख्य यांत्रिक ऊतक होता है। यांत्रिक ऊतक मतलब उसको जो मजबूती प्रदान करने वाला ऊतक होता है वो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक होता है। जटिल ऊतक देखिए, तो यह स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जटिल ऊतक कहते हैं। यह स्थायी ऊतक कैसे होते हैं? तो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं, ठीक ना, ध्यान में रखिएगा। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जटिल ऊतक कहते हैं। जाइलम के बारे में हम लोग जानते हैं कि जाइलम का क्या एक प्रायः कास्ट वुड भी होता है ना, लकड़ी जैसा मोटा होता है, कह देते हैं कास्ट वुड भी इसको हम लोग कह देते हैं। यह संवहनी ऊतक होता है, मतलब लेके जाने में, पानी लेके आने में जो है पौधों में जाइलम का ही काम होता है। इसके 2 मुख्य कार्य होते हैं: जल और खनिज लवणों का संवहन करना, लेके जाना लेके आना, खनिज लवण का भी काम करता है। यांत्रिक दृढ़ता भी प्रदान करता है। ये जो है ये यांत्रिक दृढ़ता मतलब मजबूती भी प्रदान करता है, ठीक ना, पेड़ पौधे में। आगे देखते हैं पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर ही की जाती है। अगर पौधा कितना उम्र का है, कितना उसका समय है, तो उसके अंदर का जो जाइलम ऊतक होता है, जो लेयर होता है, उसी को हम लोग गिन के क्या करते हैं? इसको पता करते हैं कि ये जो है जाइलम ऊतक अगर ज़्यादा है तो समझिए कि इसका पौधा का आयु क्या है? बहुत ज़्यादा है। कम है तो समझिए कम है। तो देखिए पौधे की आयु का निर्धारण की यह जो विधि होती है इसको हम लोग डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं, ठीक ना, ध्यान में रखिएगा। पौधे की आयु के जो निर्धारण करने की जो विधि होती है कि इसका आयु कैसा है, इसको कौन सा विधि से? डेंड्रोक्रोनोलॉजी से। किससे? डेंड्रोक्रोनोलॉजी से। फ्लोएम क्या होता है? तो जाइलम के साथ फ्लोएम आता है, तो यह भी एक संवहन ऊतक ही होता है फ्लोएम, ठीक ना। इसका मुख्य काम क्या होता है? तो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुँचाना जो है वो फ्लोएम का काम होता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे पादप ऊतक के बारे में। देखिएगा हम पादप ऊतक का 2 है कौन कौन सा भाग? एगो है विभाज्योतक ऊतक, एगो है स्थायी ऊतक। विभाज्योतक ऊतक में हम लोग कौन कौन सा देखे थे? तो शीर्षस्थ जो था लंबाई को बढ़ाने वाला था, पार्श्व विभाज्योतक जो मोटाई को बढ़ाने वाला था, अंतर्वेशी विभाज्योतक जो क्या होता था कि घास ओस जो होता था बीच में सब बताया था कट जाता था तो नीचे से पनक जाता था, जैसे बकरी उकरी खा जाती थी तो नीचे से पनक जाता था, उसी को बोलते थे अंतर्वेशी विभाज्योतक। तो ये तना से निकलता था, जो मान के चलिए कोई तना कट गया तो नीचे से निकल गया ना उसका जो, तो वही अंतर्वेशी विभाज्योतक के कारण ही वो होता था। तो शीर्षस्थ वाला हम लोग देख ले, लंबाई वाला, पार्श्व वाला देख लिए, मोटाई वाला, अंतर्वेशी देख लिए, जो वो तना जो कट के बीच में से निकल जाता था वो। तो ये हमारा सब क्या था? विभाज्योतक ऊतक था, है ना। अब देखते हैं स्थायी ऊतक के बारे में देखते हैं दोस्तों। स्थायी ऊतक में हम लोग देखे थे कौन कौन सा था? एगो सरल ऊतक था, एगो जटिल ऊतक था। सरल ऊतक में कौन कौन सा था? मृदूतक था, स्थूलकोण ऊतक था, दृढ़ ऊतक था। पेरेनकाइमा था, कोलेनकाइमा था, स्क्लेरेनकाइमा था। ये जो मृदूतक, स्थूलकोण ऊतक, ये सब दृढ़ ऊतक तो वहाँ पे ऊपर नहीं लिखा था, लेकिन हम लोग इंग्लिश में देखे थे पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा लिखा हुआ था, ठीक ना। तो स्थायी ऊतक में हम लोग कब देखे थे? 2 देखे थे, एगो था जटिल ऊतक, एगो सरल ऊतक। जटिल ऊतक भी 2 तरह से था, जाइलम फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम कैसा ऊतक है? तो जटिल ऊतक है। और सरल ऊतक में कितना था? तो 3 तरह से था, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ध्यान रखना है ये सब कैसा है? तो ये सब स्थायी ऊतक है। कैसा है? तो ये सब स्थायी ऊतक है। ध्यान से इसको एक बार नज़र से गुजार लीजिएगा।
ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक ना। तो सबसे पहले फिर से देखिए, पादप ऊतक में 2 गो ऊतक, एगो स्थायी ऊतक, एगो विभाज्योतक ऊतक। विभाज्योतक ऊतक का 3 गो, कौन कौन सा, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी विभाज्योतक, ये तो समझ में आ गया होगा। स्थायी ऊतक भी 2 तरह से होता है, एगो जटिल होता है स्थायी ऊतक, एगो सरल ऊतक होता है स्थायी ऊतक। तो सरल ऊतक में 3 तरह से हम लोग देखे थे सिंपल टिश्यू में। मृद ऊतक जिसे को पेरेन्काइमा बोलते थे, स्थूल कण ऊतक जिसको कोलेनकाइमा बोलते थे, दृढ़ ऊतक जिसको स्क्लेरेनकाइमा बोलते थे। जटिल ऊतक में अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो हो गया स्थायी ऊतक में ही, तो इसमें 2 होता था, जाइलम और फ्लोएम होता था। तो इसको 2 बार 3 बार देखिएगा, ध्यान में आपको चढ़ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण देखिए, प्रकाश संश्लेषण हम लोग देखते हैं। तो पौधे में जब प्रकाश पर्णहरित और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में प्रकाश संश्लेषण बनता है, ठीक ना। ये सब तो बच्चा में आप लोग पढ़े ही होंगे। CO6CO2 होता है, 12 H2O होता है। प्रकाश और क्लोरोफिल के माध्यम से जो प्रकाश संश्लेषण होता है, क्लोरोफिल कहाँ मिलता है, पत्तियों में मिलता है। और सूरज से प्रकाश मिल गया, और 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड है और 12 गो क्या है, जल है। तो ये इतना चाहिए हम लोग क्या करवाने के लिए, तो ऑक्सीजन बनाने के लिए, ग्लूकोज और जल बनाने के लिए। तो देखिए क्या बन गया यहाँ से, C6H12O6 बन गया, ठीक ना। यहाँ पे 6 गो कार्बन है और 12 गो ऑक्सीजन है। यहाँ पे 6 गो कार्बन हो गया, 12 गो ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे 6 गो यहाँ पे 6 12 गो ऑक्सीजन हो गया ना। और देखिए यहाँ पे है 12 गो H है, तो यहाँ पे भी 12 गो H है। ऑक्सीजन कब है, ऑक्सीजन 12 गो है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे है 6 गो यहाँ पे हो गया, 6 गो यहाँ पे हो गया, 6 दूनी 12 गो है ना। तो यहाँ पे 6 गो, यहाँ पे 6 गो, यहाँ पे 12 गो, यहाँ पे 12 गो ऑक्सीजन। अगर आप ध्यान देकर मिला लीजिएगा तो आप मिला सकते हैं, ठीक ना। ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, ये बनता है। ऑक्सीजन यहीं से निकलता है, प्रकाश संश्लेषण से हम लोग पढ़े थे ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, और क्या ले रहा है, पानी ले रहा है। प्रकाश संश्लेषण करके वो क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है और जल बना रहा है, क्लोरोफिल। और ऑक्सीजन क्या बना रहा है, हम लोग के लिए ऑक्सीजन बना रहा है पेड़ पौधा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, लेता है और ऑक्सीजन देता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे हम लोग देखे थे। और क्या क्या था, पानी था, यहाँ पे पानी देखे थे। क्लोरोफिल था, यहाँ पे क्लोरोफिल देखे थे। और सूरज का प्रकाश था, यहाँ पे सूरज का प्रकाश देखे थे। ये 4 चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए, आप लोग बताइए, 4 चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। और क्या क्या हमको देगा, तो हम लोग ग्लूकोज देगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है ग्लूकोज का सूत्र। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। को जल दे रहा है, 6 को जल दे रहा है। ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, ऑक्सीजन भी दे रहा है। को ऑक्सीजन दे रहा है, 6 को ऑक्सीजन दे रहा है, बताइए। चलिए, तो 6 को कार्बन डाइऑक्साइड भी तो ले रहा है। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण ये तो हो गया। स्थलीय पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि जलीय पौधे जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। जो स्थल वाला पौधा होता है, ज़मीन पे पौधा जो होता है, वो पौधा जो होता है वायुमंडल से ही कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। और जबकि जो जल में जो पौधा होता है, वो जो पानी में जो कार्बन डाइऑक्साइड घुला रहता है उसको सोखता है। किसको सोखता है, पानी में घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को जो है पानी वाला पौधा सोखता है। तो जाहिर सी बात है, जो पानी में रहेगा पानी वाला ना सोखेगा। तो पानी के भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को भी कम करेगा, उसमें ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन आएगा तो मछली को भी ऑक्सीजन मिलेगा, तो बढ़िया चीज़ ना है। पत्ती की कोशिकाओं में जल सीरा परासरण द्वारा एवं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से विसरण द्वारा जाता है, ठीक ना। जो पत्ती है, पत्ती, इसमें जो कोशिकाओं के जल, कोशिकाओं में जो है जल कैसे जाता है, तो परासरण के द्वारा। ऑस्मोसिस आप लोग पढ़े होंगे, परासरण। तो ऑस्मोसिस के द्वारा जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल से विसरण के द्वारा क्या होता है, निकाला जाता है ना, विसरण के द्वारा निकाला जाता है। तो ये सब प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग देख रहे थे। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल होता है, पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। सब पौधा जल जमीने से न लेता है। एवं प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही निकलने वाली जो ऑक्सीजन होती है, इसी जल का अपघटन से प्राप्त हो जाता है। और ये जो प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो निकलने वाली जो ऑक्सीजन होती है, प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, पौधा लेता है ना। तो वही जो निकलने वाला ऑक्सीजन होता है, इसी जल के अपघटन से प्राप्त हो जाता है। इसी जल के अपघटन से यहाँ पे ले रहा है ना, यहाँ पे जल ले रहा है, 12 को जल ले रहा है। तो इसी जल का अपघटन हुआ है, तब ना जाके यहाँ पे ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बना है। तो यहाँ पे जो है हम लोग देख रहे हैं कि 6 को कार्बन डाइऑक्साइड है, तो 6 को कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ भी है, किधर गया, CO2 C6O2, लेकिन यहाँ पे 12 को ऑक्सीजन हो गया है ना। तो यहाँ पे 12 ऑक्सीजन कहाँ से आया, पानी से आया। तो यही हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है। जो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। इसी के माध्यम से भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण करके। तो इसके 4 घटक होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, केरोटीन और जेंथोफिल। क्लोरोफिल के भी 4 घटक होते हैं। हम तो पहली बार देख रहे हैं कि क्लोरोफिल के 4 घटक होते हैं जी। आप लोग जानते थे, नहीं जानते थे ना, चलिए जान जाइए अब। तो देखिए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, केरोटीन और जेंथोफिल, ये सब क्या होते हैं, क्लोरोफिल के जो होते हैं ये घटक होते हैं।
इनमें जो है क्लोरोफिल ए जो है बी और हरे रंग का होता है। क्लोरोफिल ए और बी क्लोरोफिल ए और बी जो दोनों का दोनों है वो हरे रंग का होता है और ऊर्जा स्थानांतरित करने का काम करता है। ए बी क्या होता है, ए बी जो क्लोरोफिल है वो हरा रंग का होता है और ऊर्जा देता है, ऊर्जा स्थानांतरण करता है एक जगह से दूसरे जगह, और यह प्रकाश संश्लेषण का ही केंद्र होता है, प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है क्लोरोफिल ए और बी। ध्यान में रखिएगा, क्लोरोफिल ए और बी कैसा होता है, हरे रंग का होता है और यही ऊर्जा देता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में क्या होता है जी, तो मैग्नीशियम होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल जो है प्रकाश में बैंगनी, नीला और लाल रंग का ग्रहण कर लेता है। क्लोरोफिल क्या करता है, तो सूरज का प्रकाश से जो है बैंगनी रंग को चूसता है, नीला रंग को लेता है और लाल रंग को लेता है। ये तीन उसको चाहिए क्या करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। देखिए जो क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण को जो दर है वो लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण स्पीड में कब होगा, जब उसको लाल रंग एकदम मिलेगा दबा के। और बैंगनी रंग का जो प्रकाश होता है वो सबसे कम होता है। तो बैंगनी रंग जो होता है वो सबसे कम होता है प्रकाश संश्लेषण। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो लाल में होता है। होने के लिए तो तीनों में होता है, यहाँ पे दिया हुआ ना, क्लोरोफिल के केंद्र में क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला और लाल रंग का ग्रहण करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लाल में, थोड़ा सा कम नीला में और उससे भी कम बैंगनी में, ठीक ना, सबसे ज़्यादा लाल में, ध्यान में रखना है। अब आते हैं दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एवं उपचयन जो इसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन और अपचयन जिसको बोलते हैं रिडक्शन की अभिक्रिया है। क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है किससे होता है, उपचयन और अपचयन। उपचयन अपचयन आप लोग जानते होंगे, ऑक्सीजन का जुड़ना अपचयन बोलते हैं, और अपचयन देखिए ऑक्सीजन का जो जुड़ता है जाके तो उसको बोलते हैं उपचयन, ऑक्सीजन हटता है तो बोलते हैं अपचयन, हाइड्रोजन हटता है तो उसको बोलते हैं उपचयन, हाइड्रोजन सटता है तो उसको बोलते हैं अपचयन। ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। इसमें जल का जो उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है उसमें से हटता है तो ग्लूकोज के निर्माण में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन किस में होता है, ग्लूकोज के निर्माण में ये होता है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो अवस्थाएं होती है। कितनी होती है, प्रकाश संश्लेषण की दो अवस्थाएं होती है। पहला तो प्रकाश रासायनिक क्रिया से हो सकता है, दूसरा रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया से भी हो सकता है। अगर प्रकाश नहीं है तब भी वो रसायन के माध्यम से केमिकल रिएक्शन करके वो क्या कर सकता है, प्रकाशहीन क्रिया करके वो प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। तो पहला तो प्रकाश से कर ही रहा है, प्रकाश से रासायनिक क्रिया नॉर्मल जो करता है फोटोसिंथेसिस है ना, फोटोकेमिकल रिएक्शन करता है। दूसरा जो होता है डार्क केमिकल रिएक्शन जो है बिना प्रकाश के माध्यम से भी वो कर लेता है। ध्यान रखिएगा, हम लोग तो पता ही नहीं था ये सब भी होता है। तो देखिए आगे दिखा रहा है कि प्रकाश रासायनिक क्रिया क्या होता है, तो प्रकाश रासायनिक क्रिया पहले वाला देख रहे हैं। तो यह क्रिया जो होता है क्लोरोफिल के जो है ग्रेना, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, ग्रेना जो है जगह, ग्रेना में भाग संपन्न होता है। ये जो है प्रकाश रासायनिक क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना में संपन्न होता है। इसे हील क्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे हील क्रिया भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जल का अपघटन होता है, टूटता है अपघटन होकर और हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनाता है। क्या क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनाता है, ठीक ना। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा जो होता है प्रकाश से मिलती है। जल के अपघटन जब होता है तो टूटने के बाद क्या होता है, ऊर्जा प्रकाश से मिलती है और इस प्रक्रिया के अंत में ऊर्जा के रूप में एटीपी एवं NADPH निकलता है। क्या निकलता है, एटीपी और NADPH निकलता है, जो रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया संचालित करने में मदद करता है। वही जो है रासायनिक से प्रकाशहीन प्रतिक्रिया संचालित करने में मदद कर देता है, ठीक ना, जो निकलता है ATP और NADPH। रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया के बारे में थोड़ा देखते हैं दोस्तों। रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया, तो यह क्रिया जो होता है ना क्लोरोफिल के स्टोमा में होता है। किसमें होता है, क्लोरोफिल के स्टोमा में होता है रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया। और वहाँ ऊपर में हम लोग क्या देख रहे थे, प्रकाश रासायनिक क्रिया जो होता था क्लोरोफिल के ग्रेना में होता था, और क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होता है रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया, और प्रकाश रासायनिक क्रिया बोलता है तो क्लोरोफिल के ग्रेना में होता है। क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में क्या होता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का जो अपचयन होता है शर्करा एवं स्टार्च में होता है। किसमें होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन किसमें होता है, तो शर्करा एवं स्टार्च में होता है, ठीक ना। यह क्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होती है और इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का जो अपचयन होता है शर्करा एवं स्टार्च में होता है। ध्यान में रखिएगा, स्ट्रोमा में क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में क्या होता है, रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होता है ना। और ऊपर हम लोग क्या देखे थे जी, तो क्लोरोफिल के ग्रेना में क्या हो रहा था, प्रकाश रासायनिक क्रिया हो रहा था। प्रकाश का रासायनिक क्रिया किसमें होता है, क्लोरोफिल के ग्रेना में। और बताइए कि प्रकाश के जो है क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में क्या होता है, तो रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया, जिसमें बिना प्रकाश के ही रासायनिक प्रतिक्रिया हो जाती है, ठीक ना। चलिए अब आगे देखते हैं, थोड़ा पादप हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आता है पादप हार्मोन के बारे में।
चलिए देखते हैं पादप हार्मोन, है ना। सबसे पहला देखते हैं ऑक्जीन्स हार्मोन। क्या नाम है इसका? ऑक्जीन्स हार्मोन। आप लोगों ने सुना होगा। ऑक्जीन्स की खोज 1880 में डार्विन ने की थी। डार्विन ने किसका खोज किया है जी? ऑक्जीन्स का खोज किया है डार्विन ने। कब किया है? 1880 में ऑक्जीन्स की खोज किसने किया था? डार्विन ने किया था। यह पौधे की वृद्धि और नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। वृद्धि का हार्मोन कौन सा हो जाएगा? ऑक्जीन्स हार्मोन हो जाएगा। इसका जो निर्माण होता है पौधे के ऊपरी हिस्सों में होता है, तो वृद्धि ऊपरी में ना होगा, तो इसका जो निर्माण है ऊपरी हिस्सा में होता है। इसके जो प्रमुख कार्य होते हैं, इसके कारण पौधों में शीर्ष की प्रमुखता हो जाती है। शीर्ष की क्या होती है? प्रमुखता। शीर्ष मतलब लंबा होते चला जाता है। पार्श्वीय कक्षीय कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। पार्श्वी जो है कक्ष के कलिका जो है कली खिलने वाला, उसकी वृद्धि रुक जाती है। पार्श्वी माने अगल बगल की, क्योंकि वो तो वृद्धि करने में लग जाता है, तो पार्श्व का मतलब मोटाई वाला जो बगल का जो कली होता है, उसकी वृद्धि क्या होती है? रुक जाती है। यह पत्तियों का विलगन रोक देता है। विलगन मतलब गिरना। पत्तियों का गिरना क्या होता है? रोक देता है, ठीक ना। यह खरपतवार को नष्ट कर देने का काम करता है। खरपतवार को कोई नष्ट कर देता है। ऑक्जीन्स जो हार्मोन है, इसके द्वारा अनिषेक फल प्राप्त किया जाता है। अनिषेक फल मतलब जिसमें निषेचन नहीं होता है। अनिषेक फल कहलाता है ना, हम लोग ऊपर देखे थे। तो इसी के द्वारा क्या होता है? अनिषेक फल प्राप्त हम लोग कर सकते हैं ऑक्जीन्स के माध्यम से, ठीक ना। ऑक्जीन्स छिड़क दीजिए, बिना निषेचन का ही क्या हो जाएगा? अनिषेक फल मिल जाएगा। तो यह फसलों को गिरने से भी बचाता है। यह फसल को गिरने से बचाने वाला कौन हो जाएगा? तो ऑक्जीन्स हो जाएगा, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इसमें दिया हुआ है। जिबरेलिन्स क्या होता है दोस्तों? ये जिबरेलिन्स जो हार्मोन है, इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने किया था। किसने किया था इसका? जापानी वैज्ञानिक थे कुरोसावा। इन्होंने जिबरेलिन्स की खोज किया था। देख रहे हैं, मिलता जुलता एक और नाम नहीं लग रहा है ना। तो जिबरेलिन्स का खोज कुरोसावा ने किया था। वही डार्विन ने किसका खोज किया था? ऑक्जीन्स का खोज किया था। ध्यान में रखते रहिएगा, ठीक ना। देखिए, कुरोसावा ने 1926 में खोज किया था किसका? जिबरेलिन्स का। किसका? जिबरेलिन्स का। अब आगे देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि जिबरेलिन्स जो है यह बौने पौधों को लंबा करने का काम करता है। जिबरेलिन्स, है ना। जिबरेलिन्स जो है, जिब्रे माने जेबरा। जेबरा होता है ना, जिबरेलिन्स मतलब जेबरा, याद रखिएगा। जेबरा लंबा होता है उसका गर्दन। तो बौना पौधा को लंबा करने का काम कौन करेगा? जिबरेलिन्स करेगा। ऐसा हमको लगता है इसी तरह उसका नाम रखा गया है, जेबरा तरह से ही। देखिए, फूल बनने में भी मदद करने का काम करता है जिबरेलिन्स। यह बीजों के प्रसुप्ति भंग करके उनको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। प्रसुप्ति माने जो सुस्त हो जाता है, अंकुरित नहीं होता है, तो उसको जो है ये अंकुरित करने का काम करता है। कौन? जिबरेलिन्स। यह काष्ठीय पौधा जो होता है, मोटा मोटा पेड़ वाला पौधा, लंबा लंबा, उसकी सक्रियता को बढ़ाता है। मतलब उसकी जो है लंबाई, सक्रियता को बढ़ाता है, एक्टिव करता है ना। इसके छिड़काव से क्या होता है? बृहत माने बड़े बड़े आकार के फल तथा फूलों का क्या हो जाता है? उत्पादन किया जा सकता है। तो इसी के छिड़काव से द्वारा बृहत आकार के फल फूल का उत्पादन होता है। जिबरेलिन्स जो है कवक के से निकाले जाते हैं। ये जो जिबरेलिन्स नामक हार्मोन जो है कवक से निकाले जाते हैं। कहाँ से निकाले जाते हैं? कवक होता है, कवके से बनाया जाता है। बताइए, कवक से निकालने वाला जिबरेलिन्स जो हार्मोन है, ये पेड़ों पे छिड़कने पे क्या हो जाता है? इसका जो है लंबाई में और जिबरेलिन्स जो है मोटाई में काम करने लगता है। साइटोकाइनिन हार्मोन सुना होगा आप लोगों ने, साइटोकाइनिन। इसकी खोज मिलर ने किया था। साइटोकाइनिन, है ना। साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन खोज मिलर ने 1955 में किया था, परंतु इसका जो नामकरण था वो लिथाम ने दिया। किसने किया? लिथाम ने इसका नामकरण किया। तो मिलर को याद रखिएगा। अब इसका नामकरण किसने किया था? लिथाम ने किया था। इसको कम से कम 20 बार पढ़िएगा तब जाके याद होगा, है ना। तो ध्यान में रखते रहिएगा आप लोग। साइटोकाइनिन की खोज किया था मिलर ने और इसका नामकरण किया था लिथाम ने। प्राकृतिक रूप से ऑक्सीन के साथ जो हम लोग ऑक्सीन देखे थे, ऑक्सीन की खोज किसने किया था? डार्विन ने। देखिए, याद हो रहा है लेकिन सही में। प्राकृतिक रूप से ऑक्सीन के साथ मिलकर काम करते हैं। यह ऑक्सीन की उपस्थिति में क्या करता है? कोशिका को विभाजन और विकास में मदद करने का काम करता है। यह जीर्णता को रोकता है। यह आरएनए का एवं प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। कौन है? साइटोकाइनिन। आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सहायता करता है? तो साइटोकाइनिन। यह बौने पौधा को लंबा करने में भी काम में आता है। अब आते हैं एब्सिसिक एसिड के बारे में देखते हैं दोस्तों। यह हार्मोन की खोज सबसे पहले 1961-65 में कार्ल्स एडिकोट ने किया था। किसने किया था? कार्ल्स एवं एडिकोट ने किया था। एब्सिसिक एसिड एडिकोट ने किया था। अ से एडिकोट। एब्सिसिक एसिड किसने किया था? एडिकोट ने। तथा बाद में बेयरिंग ने इसको क्या किया था? अच्छा, यह हार्मोन्स की खोज पहले 1961 से 65 में कार्ल्स एडिकोट तथा बाद में बेयरिंग ने की। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है। यह बीजों को सुसुप्तावस्था में रखता है। बताइए, उल्टा काम करने वाला काम है। ये बीज को रखता है सुसुप्ता, मतलब कि तुम सुस्त रहो, रुका रहो, तुम एक्टिव मत रहो, तो रोकने का काम ये करता है। यह पत्तियों के विलगन का मुख्य भूमिका निभाता है। विलगन में काम करता है, मतलब पत्ती गिराने वाला हार्मोन है ये।
ठीक ना। ये हार्मोन अच्छा नहीं है, ये कैसा है, निगेटिव हार्मोन है। यह पुष्पन में बाधक डालता है, पुष्प जो है फूल उसमें बाधा डालता है फूल खिलने में। तो एब्सिसिक एसिड जो हो गया ये कैसा हो गया, निगेटिव हो गया, निगेटिव हार्मोन है, ठीक ना। ये सही हार्मोन नहीं है। तो एब्सिसिक एसिड ध्यान रखिएगा। एथिलीन जो है, एथिलीन आप लोग सुने होंगे फल वल पकाने में काम आता है। तो एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। देखिए गैस रूप में पाने वाला हार्मोन हमारा एथिलीन हो गया। हार्मोन के रूप में इसे बर्ग ने 1965 में प्रमाणित किया। हार्मोन के रूप में इसको कौन बताया था, बर्ग नामक एक वैज्ञानिक आया था, वो बर्गर खाता था बर्ग। उसने बोला कि ये है एथिलीन नामक गैस होता है 1962 में, और ये फलों को पकाने में काम करता है। और मादा जो पुष्प होते हैं फूलों की संख्या वृद्धि करता है, इसके फूलों की वृद्धि करता है मादा के। और यह पत्ती फूल और फलों के विलगन को प्रेरित करता है ना। आगे देखते हैं फ्लोरीजेंस, वो फूल खिलाने वाला हार्मोन है, नाम ही हम लोग से लिखा हुआ है, पढ़े होंगे आप लोग। फूल खिलाने वाला हार्मोन क्या होता है, फ्लोरीजेंस होता है, इसलिए इसको फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं। ट्राउमेटिन देखिए क्या होता है दोस्तों, तो यह एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। क्या होता है, यह एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। और जो इसका जो निर्माण होता है, इसका निर्माण घायल कोशिका के लिए किया जाता है, किसका, ट्राउमेटिन का, है ना। ट्राउमेटिन का उपयोग किस लिए, घायल कोशिका में किया जाता है, जिससे पौधे के जख्म क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं, पौधे के जख्म भर जाते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो प्रयोग है गलत तरीके से जानवरों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और सब्जियों जैसे कद्दू तरबूज आदि का आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो दूध का आकार बढ़ेगा, थैली होता है जानवरों का, उसका जो दूध का थैला होता है उसको बढ़ाने में, या फिर सब्जी हो गया उसका भी आकार बढ़ाने में काम आता है। तो ऑक्सीटोसिन जो है ये कैसा हार्मोन है, तो ये सबसे पहले ये फीमेल को डाला जाता है, दूध बढ़ाने के काम में आता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, है ना। और फीमेल मतलब वही गाय भैंस जानवरों के लिए, है ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और कद्दू तरबूज आदि आकार के बढ़ाने के लिए यह काम के लिए किया जाता है। पादप रोग में देखते हैं प्लांट डिजीज़ में, ठीक ना दोस्तों। तो देखिएगा जो है विषाणु जनित रोग क्या होता है, वायरल डिजीज़। तो तंबाकू का जो मोजैक रोग है, हम लोग ऊपर भी देखे थे तंबाकू में मोजैक रोग हुआ था। इस रोग में तो पत्तियाँ सिकुड़ जाती है और तथा छोटी हो जाती है ना, कवक के कारण होता है, हम लोग पढ़े थे ना। देखिए पत्तियों का जो वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण तंबाकू का मोजैक रोग किसे होता है, वायरस के कारण। तो इस रोग में पत्तियाँ सिकुड़ जाती है तथा छोटी हो जाती है, पत्तियों का क्लोरोफिल क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस रोग का कारक टोबैको मोजैक वायरस, देखिए आ गया ना, TBM, टोबैको मोजैक वायरस होता है। नियंत्रण इसको कैसे किया जाएगा, तो रोग में प्रभावित होने वाले इकट्ठा कर लिए जला देना चाहिए। तो विषाणु जनित रोग है ये, पादपों में जो विषाणु जनित रोग आता है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, हम बात कर रहे हैं देखिए कवक का, इतना भी दिमाग नहीं है मेरा। तो देखिए नियंत्रण जो होता है, रोग से प्रभावित होकर इकट्ठा कर लेना, जला देना चाहिए, इससे हम लोग नियंत्रण कर लेंगे। मतलब उसको ख़त्म कर दीजिए, उसका जो सही करने वाला उपाय नहीं है उसको जला ही दीजिए, मिटा ही दीजिए। अब देखते हैं पोटैटो मोजैक वायरस क्या होता है। देखिए यह रोग जो है पोटैटो वायरस एक्स से होता है। इसमें पत्तियाँ जो है चितकबरापन हो जाता है, चितकबरा और बौना लक्षण हो जाता है, किसका, पोटैटो का, है ना। बंकी टॉप ऑफ बनाना का नाम सुने होंगे आप लोग, देखिए क्या है। तो यह रोग जो है बनाना वायरस प्रथम के द्वारा होता है, बनाना वायरस प्रथम के द्वारा होता है। और इस रोग में बौने पौधे तथा सभी पत्तियाँ शिखा पर गुलवित एकत्रित हो जाती है। गुलविवत क्या होती है, एकत्रित हो जाती है, शिखा पर चल जाती है, सभी पत्तियाँ शाखा पर चल जाती है, नीचे का सारा झड़ जाता है, ऊपर का शाखा पर बचल रहता है। तो बहुत हम लोग देखे होंगे। बंकी चल गया टॉप पर, बंकी टॉप ऑफ बनाना नहीं हो गया, इसका मतलब अगर निकाला जाए तो। चलिए रंग परिवर्तन देखते हैं। तो हरिमाहीनता एवं विषाणु जनित रोग है, कैसा है, हरिमाहीनता और विषाणु जनित रोग है ये रंग परिवर्तन। इस रोग में पूरी पत्ती का रंग पीला पड़ जाता है, सफ़ेद या फिर मोजैक पैटर्न का हो जाता है। मोजैक मतलब वही चितकबरापन। तो वेन क्लियरिंग देखिएगा, सिराएँ जो होती है पीला और अन्य बाहर हरे तथा वेन बैंडिंग में सिराएँ हरी एवं अन्य भाग में हरिमाहीनता हो जाती है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कवक जनित रोग आ गया। कवक जनित रोग देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा दिया हुआ है कवक जनित रोग। हम इसको पढ़ के निकल जाते हैं, उतना तो हम देखेंगे याद करते रह जाएंगे, आप लोग को भी याद करवाते रह जाएंगे, ठीक ना। तो हम पढ़ते हैं, बस एक बार आप लोग इसको याद करिएगा, ठीक ना। आप लोग के पास तो लूसेंट का बुक होबे करेगा। चलिए कवक जनित रोग देखते हैं। सबसे पहले आता है कौन सा, तो वाट रोग। वाट रोग किस में होता है जी, आलू में होता है वाट रोग, है ना। आलू में क्या होता है, वाट रोग। तो ये कवक से होता है, सिनकीट्रियम इंडोबायोटिकम। इसका कवक का नाम देखिए कितना भयानक है, सिनकीट्रियम इंडोबायोटिकम। तो इस रोग के कारण आलू के कंद में काले धागे जैसी संरचना बन जाती है, ठीक है। काला काला धागा, हम लोग आलू कभी कभी देखते हैं जो है काटने पे अंदर काला काला निकलता है, ऊपर से ताज़ा रहता है, अंदर से काला हो जाता है। इसका मतलब उसमें कवक का क्या हो गया है, रोग हो गया है। कभी कभी जो है संपूर्ण आलू सड़ भी जाता है अंदर अंदर। इस रोग का नियंत्रण हम लोग कैसे करेंगे, तो HgCl2CuSO4 का भूमि पर छिड़काव करके किया जा सकता है, ठीक ना। आगे देखिए उत्तर भावी अंगमारी रोग,
ये भी आलू में ही होता है। किसमें होता है? आलू में ही होता है। उत्तर भावी अंगमारी रोग तो हम लोग पढ़े ही थे, आलू में होता था। देखिए फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस, ये जो कवक का नाम है फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस। इस रोग के कारण पत्तियां पूरी तरह से झुलस जाती है, ठीक ना, और पौधा सूख जाता है। इसका उपचार कवकनाशियों के छिड़काव के लिए करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, टिक्का रोग जो होता है मूंगफली में होता है, हम लोग पढ़े भी थे, सर्फोस्पोरा परसेंटेनेटा। ये जो कवक का नाम क्या है? सर्फोस्पोरा परसेंटेनेटा। इस रोग के कारण पत्ती के दोनों भाग सतहों पर गोल गोल धाबा बन जाता है। कैसा धाबा बन जाता है जी? गोल गोल धाबा बन जाता है। इस रोग पर नियंत्रण हेतु बोर्डियक्स मिक्सचर डाईथेन M45 का छिड़काव करना चाहिए। किसका? डाईथेन M45 का छिड़काव करना चाहिए। टिक्का रोग जो है मूंगफली में होता है, सर्फोस्पोरा परसेंटेनेटा में। आगे देखिए ग्रीन ईयर रोग या फिर डाउनी मिल्ड्रू, ये बाजरा में होता है। ग्रीन ईयर रोग चाहे डाउनी मिल्ड्रू किसमें होता है? बाजरा में होता है। कौन सा कवक है? तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला। बहुत अजीब नाम है, बुखार लग जाएगा ये नाम सुन के। इस रोग के कारण बाजरे की बालिया में हरे रंग के रेशे हो जाते हैं, निकल जाते हैं। बाली में क्या होता है? हरा हरा रेशा निकल जाता है बाली में, मतलब बाजरा वाला बाली में, जो बाद में काला रंग का चूर्ण बन जाता है। अच्छा, हम लोग देखते थे ना पहले बाजरा वजरा को देखते तो काला काला अंदर से चूर्ण निकल जाता था। बट आप लोग गाँव के होंगे तो आप लोग जानते हो। इस रोग के नियंत्रण के लिए जो है बीजों का थिराम या फिर एग्रेसान से संशोधित करना चाहिए। रोग लग जाने की स्थिति में डाईथेन M45 इसके में छिड़काव करना चाहिए। तो डाईथेन M45 इसमें भी है, डाईथेन M45 इसमें भी है, तो ध्यान में रखिएगा। जो है डाईथेन M45 को आप लोग एक बार दिमाग में बैठा। चलिए देखते हैं, लाल सड़न में होता है। लाल सड़न हम लोग देखते हैं गन्ना में लाल लाल हो जाता है। तो कोलेट्रोटिकम फालकेटम, बाप रे बाप, इस रोग के कारण गन्ने के तन्ना और पत्तियों में लाल धारियाँ हो जाती है और गन्ना के रस भरे शराब। बस इतना याद रखना है ना, गंध आने लगती है कि जो है ना कवक से होता है। गन्ना का जो लाल सड़न कवक से होता है। गेहूं का किट्टू रोग कवक से होता है। कौन सा कवक होता है? इतना तो डिटेल्स में पूछेगा BPSC लेवल में। पक्सिनिया ग्रामिनीस ट्रिटिकी। तो इस रोग में पौधों की पत्तियां तथा तनों में पर लाल भूले रंग का धब्बा बन जाता है और जो दिखने में जंग जैसा लगता है। नियंत्रण के लिए कवकनाशी का छिड़काव करना चाहिए। इस रोग को नियंत्रण हेतु डॉक्टर KC मेहता ने महत्वपूर्ण कार्य किया था, बहुत बढ़िया कार्य किया है। ढीला देखिए, गेहूं में कौन सा रोग? ढीला कंड रोग। तो अस्टिलागोनुडा ट्रिटिकी, इस रोग के कारण गेहूं की लालिया में कालिख के समान पाउडर जैसा पदार्थ भर जाता है। इसे रोग का संक्रमण बीज के द्वारा हो जाता है। रोग का संक्रमण किससे होता है? बीजों के द्वारा होता है। नियंत्रण के लिए वीटोवैक्स, वेनलेट या फिर कार्नोविक्स जैसे कवकनाशी प्रयोग करना चाहिए। अब ये डॉक्टर ही बना के छोड़ेगा हमको। इरगोट जो होता है वो बाजरा में होता है। स्मॉट जो होता है बाजरा में होता है। इरगोट और स्मॉट किस में होता है? बाजरा में ही होता है इरगोट और स्मॉट। एस्क्लेविसेस और माइक्रोसेप्सेला और टोलियो एस्पोरियलम। चलिए, झुलसा जो होता है अरहर में होता है झुलसा रोग। म्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। एर्गोट जो होता है राई में होता है। क्यूसेप्स परपुरिया। चलिए, बढ़िया नाम समझ में आ रहा है, एकदम बेहोश करने वाला। जीवाणु जनित रोग बैक्टीरिया डिजीज देखते हैं। बैक्टीरियल डिजीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आलू का जो सैथिल रोग है, कैसा रोग? आलू का सैथिल रोग। इसको जो है रिंग रोग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जाइलम पर भूरा रिंग बन जाता है, ठीक ना, वो अंदर से आलू में। इस रोग का कारक जो है स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम नामक जीवाणु होता है। देखिए, ये आलू का जो शिथिल रोग है ये जीवाणु के कारण होता है। ये कवक स्वक के कारण नहीं होता है, ये जीवाणु के कारण होता है। बस इतना याद रखिएगा, आलू का शिथिल रोग जीवाणु के कारण। इस रोग में पौधे संवहन तंत्र प्रभावित होता है। क्या होता है? संवहन तंत्र प्रभावित होता है। ये इंपॉर्टेंट है ना। इतना घुमा कर नहीं पूछेगा कि कौन सा कवक के कारण होता है, कौन सा मतलब कि जीवाणु के कारण होता है। बस जीवाणु से होता है और इसमें जो संवहन तंत्र प्रभावित होता है, याद रखिएगा किसमें? तो आलू का जो सैथिल रोग में। अब आगे देखते हैं ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन। इस रोग के कारक में क्या लिख दिया है जी यहाँ पे? जैंथोमोनास नामक जीवाणु इस रोग में पत्ती पर छोटी सी क्या हो जाती है? जलाद्र संरचना, भूरा रंग हो जाता है, ठीक ना। धान की अंगमारी रोग देखिए, यह रोग जो है जैंथोमोनास ओसिडीन नामक जीवाणु से होता है। ये भी जीवाणुओं से होता है। धान का जो अंगमारी रोग है जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। इसमें पत्तियों का भी एक या दोनों सतहों पर पीला हरा स्पॉट दिखाई देने लगता है। साइट्रस कैंकर देखिए, इस रोग का जो है कारक नामक जीवाणु, इसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी। नींबू, संतरा, अंगूर की पत्तियां, शाखाएं, फल सभी इस रोग से प्रभावित होती है, ठीक ना। साइट्रस कैंकर। गेहूं का टुंडू रोग, कौन सा रोग? गेहूं का टुंडू रोग जो होता है, इस रोग का जो है कारक कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी नामक जीवाणु तथा एंजुइना ट्रिटिकी नामक नेमेटोड है। इस रोग में पत्तियों के नीचे का भाग मुरझाकर मुड़ जाता है।
करनाल बंट जो है गेहूं का एक बीमारी है। देखिए पढ़ना तो है ही है दोस्तों, बिना पढ़े निकलिएगा तो समझ लगेगा कि छूट गया, तो उससे बढ़िया एक बार पढ़ लीजिए। 2-3 बार पढ़ने से कुछो तो दिमाग में जाएगा, है ना। और जितना याद करने वाला इंपॉर्टेंट है वो याद तो करना ही पड़ेगा, है ना। बिना मेहनत का तो दाल भात खिचड़ी भी नहीं मिलेगा। तो देखिएगा तत्वों की कमी से उत्पन्न जो रोग हो जाता है कौन कौन सा। देखिए पौधों में तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग कौन कौन सा है। तो आम और बैगन में जो होता है लिटिल लीफ हो जाता है, मतलब छोटा पत्ती हो जाता है आम और बैगन में। तो जस्ता की कमी से, जस्ता की कमी से आम बैगन में कौन सा लिटिल लीफ हो जाता है, क्या होता है, लिटिल लीफ हो जाता है। जस्ता का पोटेशियम, जस्ता की कमी से, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। नींबू में डाइबेक रोग जो होता है वो तांबा के कारण होता है। नींबू में डाइबेक रोग तांबा के कारण नींबू में लिटिल लीफ भी हो जाता है, दोनों याद रख लीजिएगा। नींबू में डाइबेक और नींबू में लिटिल लीफ तांबा के कारण। फूलगोभी में ब्राउनिंग हो जाता है बोरोन के कारण। कोई भी फूलगोभी है उसमें ब्राउनिंग कैसे होगा, बोरोन के कारण। मटर में मार्स रोग जो होता है मैंगनीज के कारण। तो मटर में मार्स रोग कैसे होता है, मैंगनीज के कारण। मटर में मार्स रोग किससे होता है, मैंगनीज के कारण। लीची में पत्ती जलना पोटेशियम के कारण। लीची का जो आप लोग देखे होंगे लीची का भी पत्ती जलने लगता है ना, तो वो पोटेशियम की कमी के कारण होता है। उसमें पोटेशियम छिड़क दीजिए एकदम टनटना जाएगा। मटर में मार्स रोग जो होता है मैंगनीज की कमी के कारण। फूलगोभी में ब्राउनिंग होता है बोरोन की कमी के कारण। धान में खैरा रोग हो जाता है जस्ता की कमी के कारण। जस्ता की कमी के कारण आम और बैगन का लिटिल लीफ हो जाता है, हम लोग ऊपर देखे थे। आलू ब्लैक हट रोग, आलू का जो ब्लैक हो जाता है उसमें भंडारण, ऑक्सीजन की कमी हो जाता है भंडारण में, तो आलू में ब्लैक हट रोग हो जाता है। आंवले के निक्रोसिस के होता है बोरोन की कमी के कारण। आंवले में जो होता है निक्रोसिस किससे हो जाता है, बोरोन की कमी के कारण। सलजम में वाटर कोर जो हो जाता है वो मैंगनीज की कमी के कारण हो जाता है। सलजम में वाटर कोर किससे होता है, मैंगनीज की कमी के कारण। गाजर में कोटर स्पॉट जो हो जाता है कैल्शियम की कमी के कारण हो जाता है। गाजर में कोटर स्पॉट किससे हो जाता है, तो कैल्शियम के कारण हो जाता है ना। मक्का में वाइट बर्ड हो जाता है जस्ता की कमी के कारण, है ना। मक्का में वाइट बर्ड होता है जो, मक्का में वाइट बर्ड जस्ता की कमी के कारण। चुकंदर में हट रोग हो जाता है बोरोन की कमी के कारण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको ध्यान में रखते चलिएगा, है ना। एक बार फिर देखिए, चुकंदर में हट रोग बोरोन, मक्का में वाइट बर्ड जस्ता, गाजर में कोटर स्पॉट कैल्शियम, सलजम में वाटर रोग मैंगनीज और आंवले में निक्रोसिस बोरोन। आगे हम लोग देख लीजिए, चुकंदर में हट रोग, चुकंदर में हट रोग हो जाएगा बोरोन। मक्का में वाइट बर्ड जस्ता, वाइट बर्ड मक्का में वाइट बर्ड जस्ता की कमी से होता है। गाजर में कोटर कैल्शियम की, सलजम में वाटर कोर मैंगनीज के और आंवले में निक्रोसिस बोरोन की कमी से। चलिए आगे फिर देखते हैं, वनस्पति शास्त्र से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। तो लौंग फूल कली से प्राप्त होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लौंग जो होता है वो फूल की कली होती है। केसर जो मसाला होता है ना वो पौधा के वर्तिकाग्र होता है, जो भाग काम में लाया जाता है, स्टिग्मा। हेरोइन जो होता है अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। एंजोला नामक जलीय फर्न को धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। एंजोला नामक क्या है, तो जलीय एक फर्न है, फर्न। इसको धान की खेतों में जैव उर्वरक के रूप में डाला जाता है, क्योंकि इसमें जो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है, क्या होती है, नाइट्रोजन को रोकने की क्षमता हो जाती है एजोला नामक जलीय फर्न में, है ना। आगे देखते हैं जीवित जीवाश्म क्या बोलते हैं दोस्तों। तो वे जीव जो आज से लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी में उत्पन्न होकर किसी प्रकार प्राकृतिक परिवर्तन में क्या हो गया था, अप्रभावित रहकर आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, ये जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। जीवित है जीव का अंश हो गया ना, जीवित जीवाश्म पुराना जमाना से चलते आ रहा है, तो प्राकृतिक परिवर्तन से क्या हो गया, अप्रभावित हुआ और रह के आज भी ये पृथ्वी पर पाया जाता है। मतलब कि जो पहले का जो मतलब कि जीव का अंश था मिट्टी में दबा, मिट्टी में दबने के बाद आज भी वो बचा हुआ है पुराना ज़माना वाला, उसे वो बोलना जीवित जीवाश्म कहते हैं। तो जीवित जीवाश्म को पाया जाना या प्रमाणित करता है कि जैव विकास हुआ था, जैव का क्या हुआ है, विकास हुआ है, जीव का क्या हुआ है, विकास हुआ है, तभी ना जीव बोलते हैं हम लोग। तो उदाहरण के लिए देखिए जिंकगो, जिसको वृक्ष हो गया, साइनोबैक्टीरिया जो हो गया, फॉर्न रेड पांडा भी क्या हो गया हमारा जीवित जीवाश्म में आता है। क्या लिखा है, कोआला एडवार्क, लैरो मोट बिल्ली, सीला कैंथ, ये सब पुराने ज़माने से चलते आ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं जीवित जीवाश्म। भी क्या है, जीवाश्म मतलब तो होता है मरा हुआ चीज़ जो मिट्टी में दबा गया, लेकिन जीवित जीवाश्म मतलब अभी जो जिंदा चलते आ रहा है वही बोलते हैं जीवित। क्या है, जीवाश्म है, जो बहुत पुराना से है। पपीता एक लिंगी पुष्प वाला पौधा होता है, उसमें एक ही लिंग होता है, ठीक ना, ध्यान में रखिएगा। कुनैन जो होता है सिनकोना पादप के छाल से प्राप्त होता है, ये भी याद रखिएगा। कुनैन का जो छाल होता है सिनकोना के पादप से कुनैन का छाल बनता है। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग कैरोटीनाइड के कारण होता है। किसे होता है, कैरोटीनाइड, कैरोट माने होता है गाजर, गाजर का रंग कैसा होता है, तो लाल पीला होता है, तो इसीलिए लाल और नारंगी पीला रंग जो होता है कैरोटीनाइड के कारण होता है। 2,4-D एक विश्व में उत्पादित होने वाला प्रथम क्या होता है, तो शाकनाशी है। क्या है, शाकनाशी, खरपतवारनाशी जिसको बोल सकते हैं हम लोग। 2,4-D क्या है, खरपतवारनाशी, जो 1940 में पहली बार बना था। 2,4-D कब बना था,
तो 1940 में पहले बना था। कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या फिर बंद हो जाते हैं। कोशिका में जो पानी है उसी की मात्रा के परिवर्तन में जो होता है, उसी के मात्रा में क्या होता है परिवर्तन, ज़्यादा चाहे कम, उसी के हिसाब से रंध्र खुलता है चाहे बंद होता है पानी की मात्रा से ही, ठीक ना। विश्व में सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय खरपतवार क्या है, तो आइकोर्निया क्रेसिपस यानी जलकुंभी है। विश्व के सबसे अधिक समस्यात्मक जलीय खरपतवार क्या हो जाएगा, आइकोर्निया क्रेसिपस यानी जलकुंभी है। इसे बंगाल में सुंदर पुष्पों के कारण उगाया गया था, किंतु कुछ ही समय में यह जलाशयों के विनाश का कारण बन गया, अतः इसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। देखिएगा, वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क क्वेकर्स सुबेर से प्राप्त होता है। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क जो कह रहा है, जो क्वेकर्स सुबेर से प्राप्त होता है। विश्व का सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा हो जाएगा, हायासिंथ। क्या हो जाएगा, हायासिंथ, जल हायासिंथ विश्व का सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाला जल पादप है, पानी में रहने वाला पौधा है, बहुत तेज़ी में बढ़ता है, तो कौन हो जाएगा, हायासिंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हायासिंथ हो जाएगा। हायाबुसा, ऐसा हायाबुसा कितना तेज़ी में चलता है, तो हायासिंथ हमारा जल में रहने वाला हायासिंथ हो जाएगा, जो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को लवण मृतोभित भी कहते हैं। जो लवण युक्त होते हैं, नमक से युक्त होते हैं, वातावरण प्रेमी होते हैं, नमक से युक्त होने के बाद वो क्या होते हैं, वातावरण से प्रेम करते हैं, वातावरण में प्रेमी होते हैं, वातावरण से मिलते जुलते रहते हैं, तो पौधों का लवण मृदोभित कहते हैं ना। वैसा पौधा जो नमक उसमें रहता है और वातावरण में उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, उस पौधे को हम लोग बोलते हैं लवण मृदोद्भिद। ओक या बांज के पेड़ के दृढ़ फल ये नट होते हैं। वलुत का फल एकोर्न कहा जाता है। इसमें पत्तियों की पेनिक अम्ल जो होता है, इसमें क्या होता है, पत्तियों में पेनिक अम्ल होता है, जिससे कीड़े मकोड़े इस पेड़ से दूर रहते हैं, और इसकी लकड़ी बहुत ही टिकाऊ और अच्छी किस्म की होती है। कौन कौन सा, ओक और बाज का पेड़। इसमें क्या होता है, इसमें एसिड होता है, पेनिक एसिड। क्या, कौन सा एसिड, यह भी पूछ सकता है, बताइए ओक और बाज में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो पेनिक एसिड पाया जाता है। ओक और बाज के पत्तियों में पेनिक एसिड पाया जाता है, इसमें कीड़ा मकोड़ा आते ही नहीं है, तो इसीलिए बहुत मस्त मजबूत टिकाऊ होता है। नीम के पेड़ में कभी भी कीड़ा मकोड़ा लगेगा नहीं लगेगा, वैसे ही ओक और बाज का पेड़ में होता है पेनिक एसिड, इसके कारण पत्ती में होता है पेनिक एसिड, इसके कारण कीड़ा मकोड़ा उसके पास नहीं लगता है। इनसे पुराने ज़माने में बड़े बड़े जहाज़ों और नावों का निर्माण किया जाता था, बड़का बड़का जहाज़ बनाया जाता था, नाव बनाया जाता था पानी वाला। ओक का जो पेड़ है अतिरिक्त पानी को धरती से अवशोषित कर लेते हैं। ओक का पेड़ बहुत ज़्यादा पानी होता है, अतिरिक्त पानी बहुत सारा पानी को धरती से सोखता है, और भूमिगत पानी में बहुत वृद्धि करता है, और भूमिगत पानी में क्या करता है, बहुत वृद्धि करते हैं। यह पर्यावरण में संतुलन बनाने में बहुत उपयोगी काम करते हैं। ओक का पेड़ है ना, ओक का पेड़ को हम लोग पूजा करना चाहिए। ओक का पेड़ क्या है, अतिरिक्त पानी की धरती से अवशोषित करता है। ध्रुव जलवायु विज्ञान देखिए क्या होता है, तो अतीत की जलवायु विविधता को निर्धारित करने के लिए ट्री रिंग गोर्थ पैटर्न का विश्लेषण है। जैव जलवायु विज्ञान देखिए क्या है, जलवायु जो है मौसम और सजीव जीवों के बीच में संबंधों का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव जलवायु विज्ञान। सजीव और जीव है ना, जो जलवायु मौसम और सजीव जीवों के बीच में संबंधों का अध्ययन को बोलते हैं जैव जलवायु विज्ञान, है ना। आते हैं, बीड़ी बनाने के लिए तेंदू पत्ते का प्रयोग किया जाता है। तेंदू का पत्ता से क्या बनता है, बीड़ी बनता है। बीड़ी जलैले जीवर से पिया। चलिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोग तो देख लिए थे, और थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एपिसोड में प्राणी विज्ञान शुरुआत किया जाएगा, तो इसको एक बार देख के जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हैं ना। ये सब तो याद करने वाला चीज़ है, समझने वाला चीज़ तो है नहीं। तो देखिए, सबसे बड़ा आवृत बीजी वृक्ष जो है यूकेलिप्टस का वृक्ष है। किसका है, सबसे बड़ा आवृत बीज। आवृत बीज माने जो बीज जो है आवरण रहता है, बीज किस में रहता है, कवर में ढका रहता है। जैसे आम का बीज है, वो तो गुद्दा के अंदर रहता है ना, तो कवर से ढका हुआ है ना, तो वही आवृत बीज हो गया। तो ये यूकेलिप्टस का जो होता है ना वृक्ष, सबसे बड़का वृक्ष होता है आवृत बीजी। आवृत बीजी में सबसे बड़का वृक्ष यूकेलिप्टस होता है। संसार का सबसे लंबा वृक्ष होता है सिकोया का होता है, सबसे लंबा एकदम सीधे जाएगा, एकदम लंबा, मोटाई सोटाई छोड़िए, खाली लंबे जाएगा। तो यह एक नग्न बीजी होता है, ठीक ना। ये नग्न बीजी, इसका बीज कैसा होता है, आवृत बीजी की नग्न बीजी, तो ये एक नग्न बीजी होता है सिकोया का। वहीं सबसे बड़ा आवृत बीजी वृक्ष अगर देखा जाए तो यूकेलिप्टस। तो दोनों को याद रखना है, सुकोया और यूकेलिप्टस, जिसमें से सुकोया जो है वो नग्न बीजी है और यूकेलिप्टस जो है वो आवृत बीजी है, दोनों को याद रखना है। आवृत बीजी वृक्ष जो बड़का में सबसे कौन हो जाएगा, यूकेलिप्टस, और बड़का में सबसे लंबा वृक्ष जो है सिकोया का, वो सबसे क्या है, नग्न बीजी है, और इसकी जो है ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। तो पीछे पड़ ले रही है सामने के। सबसे छोटा आकार में आवृत बीजी पौधा कौन सा हो जाएगा, तो लेमना का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेमना का हो जाएगा। यह जलीय आवृत बीजी है जो भारत में भी पाया जाता है, लेमना का पौधा, ठीक ना। लेमना यह जलीय आवृत बीजी है जो भारत में भी पाया जाता है। सबसे छोटा आवृत बीजी आकार का में है, सबसे छोटा है, एकदम छोटा, लेमना का पौधा भारत में पाया जाता है। सबसे छोटा आवृत बीजी है भारत में पाया जाने वाला कौन सा, लेमना का पौधा,
है ना। ये जलीय जो है जल में रहने वाला आवृत बीजी है, जो आवरण इसका जो कवर होता है, बीज जो होता है कवर में रहता है, ठीक ना। तो ऐसे में देखा जाए सबसे बड़ा आवृत बीजी क्या नाम है, यूकेलिप्टस, और सबसे लंबा सिकोया, है ना। चलिए आज देखते हैं सबसे बड़े पत्ती वाला पौधा क्या होता है। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा होता है विक्टोरिया रीजिया, या भारत में बंगाल में पाया जाने वाला जलीय पादप है। ये भी जल में रहने वाला पादप है, इसका बहुत बड़का बड़का पत्ता होता है। विक्टोरिया रीजिया इसका नाम है, क्या नाम है, विक्टोरिया रीजिया। विक्टोरिया रीजिया है इसका सबसे बड़ा बड़ा इसका पत्ता होता है। भारत में बंगाल में पाया जाने वाला जलीय पादप होता है विक्टोरिया रीजिया का। देखिए दोस्तों यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ध्यान से दीजिए, ऐसे पत्तल जैसा बना हुआ है, देख रहे हैं, ऐसे 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 बहुत बड़का बड़का पतैनिया है यहाँ पे, दिखाई दे रहा है आपको ना, यही है। चलिए अब आगे भी देखते हैं हम लोग, ये तो देख लिए हम लोग विक्टोरिया रीजिया का पौधा हम लोग देख लिए, पत्ता जो कितना बड़ा बड़ा पत्ती था। भारत में बंगाल साइड में आपको देखने को मिल जाता है। सबसे बड़ा बीज जो है 12 इंच का लंबा होता है। बाप रे बाप, 12 इंच का बीज कहाँ पे होगा जी। कोकोडीमर जो है इसका नाम है, क्या नाम है, कोकोडीमर प्रजाति जो है ये लोडोसिया मालडिविका, ये इसका नाम है ना। कोकोडीमर सबसे बड़ा बीज 12 इंच का है। कोकोडीमर जो है प्रजाति का है लोडोसिया मालडिविका। लोडोसिया मालडिविका जो है यह कोकोडीमर का प्रजाति है। सबसे छोटी टेरिडोफाइटा क्या होता है, तो एजोला या एक जलीय पादप है। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा है, कैसा है, सबसे छोटा टेरिडोफाइटा है, एजोला नामक इसका नाम है, और एक जल में रहने वाला पादप। ज़्यादातर छोटा बड़ा जल में मिल रहा है ना जी। सबसे छोटा बीज जो है वो आर्किड का बीज होता है, सबसे छोटा बीज ऑर्काइड का बीज। सबसे छोटा फूल वुल्फिया का फूल 0.1 मिलीमीटर होता है सबसे छोटा फूल। सबसे बड़ा फूल देखा जाए तो रेफ्लेसिया का फूल होता है, रेफ्लेसिया का ऑर्नोल्डाई, इसका व्यास 1 मीटर का होता है। देखिए इसमें कितना अंतर है, ये 0.1 मिलीमीटर है और ये 1 मीटर है। ये सबसे छोटा फूल हो गया 0.1 मिलीमीटर वाला, ये सबसे बड़ा फूल हो गया 1 मीटर वाला, देख रहे हैं। और इसका नाम है वुल्फिया, इसका नाम है रेफ्लेसिया, कितना मिलता जुलता नाम है। वुल्फिया छोटा हो गया 0.1 मिलीमीटर वाला, रेफ्लेसिया बड़ा हो गया 1 मीटर वाला। सबसे छोटा आवृत बीजी परजीवी देखा जाए तो परजीवी जो दूसरे पर निर्भर रहता है, तो आर्सिथियोबियम यह एक द्विबीजपत्री है जो नग्न बीजियों के तने पर पूर्ण परजीवी होता है। ये नग्न बीजी पर रहता है, द्विबीजपत्री होता है जो दूसरे पर निर्भर रहता है। क्या नाम है, आर्सिथोबियम। सबसे बड़ा नर युग्मन क्या है, तो साइकस है, यह एक नग्न बीजी पादप होता है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस ही हो गया, जीवित जीवाश्म साइकस ही हो गया। सबसे बड़ा नर युग्मक साइकस ही हो गया। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल में है, देखिए सबसे छोटे गुणसूत्र वाला हम लोग क्या हो गया, शैवाल हो गया, ठीक ना। सबसे लंबा गुणसूत्र ट्राइलियम, सबसे लंबा गुणसूत्र ट्राइलियम, सबसे लंबा गुणसूत्र ट्राइलियम। सबसे छोटा शैवाल, सबसे लंबा ट्राइलियम। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा ऑफियोग्लोसस, जिसको फर्न बोलते हैं, जिसके डिप्लॉयड कोशिका में 1266 गुणसूत्र होते हैं, ठीक ना। तो सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा हो जाएगा ऑफियोग्लोसस, ठीक ना, फर्न जिसको बोलते हैं, जिसके डिप्लॉयड में कोशिका में 1266 को क्या होता है, गुणसूत्र होता है। बताइए 1266 को गुणसूत्र होता है ऑफियोग्लोसस में, है ना, ऑफियोग्लोसस में। बताइए सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप हो जाएगा हेप्लोपोपस ग्रेसिलिस। सबसे छोटा नग्न बीजी पादप जेमिया पिग्मिया, क्या हो जाएगा, जेमिया पिग्मिया। सबसे छोटा नग्न बीजी वाला पादप हो जाएगा जेमिया पिग्मिया। सबसे भारी कास्ट वाला पौधा हो जाएगा कार्डविचिया वाइनेला। कार्डविचिया सबसे क्या हो जाएगा, सबसे भारी कास्ट वाला पौधा हो जाएगा। कास्ट मतलब चौड़ा चौड़ा जो अथी होता है, उसका जो है क्या बोलते हैं, उसका डंटा होता है ना, तो उसका जो है हार्डविचिया वाइनेरा। सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा ओक्रोमा लेपोगस, सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा हो जाएगा ओक्रोमा लेपोगस। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, सबसे छोटी कोशिका। टेनिस गेंद जैसा फल होता है एकदम, केंथ नाम है, क्या नाम है, गेंद जैसा मिलता है नाम है ना, गेंद। जंगल की आग जो है ढाक को बोलते हैं, जंगल की आग को क्या कहते हैं, ढाक। जंगल में आग लग जाए तो उसको जाकर जल्दी ढाक दीजिए, क्या कर दीजिए, जाकर जल्दी ढाक दीजिए, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं कॉफ़ी देने वाला पौधा क्या कहते हैं, तो इसको कोफिया अरेबिका, वाह नाम तो बढ़िया लिखा है इसका। कॉफ़ी देने वाला पौधा का नाम है कोफिया अरेबिका। इसमें कैफीन होती है, जाहिर सी बात है कॉफ़ी में कैफीन ही होगा ना। कोको देने वाला पौधा को थियोब्रोमा केको बोलते हैं, इसमें भी कोको से केको मिलता जुलता है, ऐसा नाम रहेगा तब ना मज़ा आता पढ़ने में। तो कोको देने वाला पौधा है थियोब्रोमा केको। इसमें थियोब्रोमीन व कैफीन होता है, इसमें क्या क्या होता है, थियोब्रोमीन और कैफीन होता है, ठीक ना। कैफीन इसमें भी होता है, कैफीन इसमें भी होता है। अफीम देने वाला पौधा का नाम है पोपी जो है अफीम देता है। पेपावर सोमिनिफेरस, इसमें प्रोपीन होती है, इसमें क्या होती है, प्रोपीन होती है। पेपावर सोमिनिफेरम जो होता है ये
पोपीम, अफीम देने वाला पौधा पोपी है। पोपीम अफीम, पोपीम अफीम मतलब होता है ना। सबसे ज़्यादा पुराना ओक का पेड़ जो है मैंडीविले जो है लुइसियाना में स्थित 1500 वर्ष पुराना है। बहुत बाप रे बाप, 1500 साल पुराना है जी। मैंडीविले का फूल क्या है, पेड़, सबसे ज़्यादा ओक का पेड़ जो ये ओक का पेड़ है। ओक का पेड़ हम लोग पीछे देखे थे ना कितना फ़ायदेमंद होता था, वही सबसे ज़्यादा पुराना ओक का पेड़ है मैंडीविले जो लुसियाना में स्थित है, 1500 साल पुराना। एक बार जाके देखेंगे। अच्छा, बड़ा बड़ा मोटा मोटा रहता है, बरगद जैसा लटका रहता है, पूरा चौड़ा चौड़ा, वही है क्या? हाँ वही है, सबसे ज़्यादा पुराना ओक का पेड़ है। इसका जो नस्लें ख़राब नहीं होता है, उस एगो पेड़ थोड़ी रहता है, एक ही में सब लंबा मोटा लगल रहता है। क्या बोलते हैं एथी जैसा, बरगद के पेड़ जैसा एकदम मोटा मोटा चौड़ा चौड़ा लगले रहता है, वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। उसमें से निकलते रहेगा, कायिक परिवर्तन होते रहता है उसमें। दोस्तों यहाँ तक ख़त्म करने के लिए धन्यवाद। आगे मिलते हैं, प्राणी विज्ञान पढ़ेंगे, ठीक ना। यहाँ तक तो ख़त्म हो गया, चलिए आगे देखते हैं, प्राणी विज्ञान पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले एपिसोड।